अचानक उसे मेरे कमरे से आवाज आई। वो थोड़ी डरी, अंदर झांक कर देखा तो मैं बिस्तर पर बैठा अवाक। बोला, मैडम, तुम होश में आ गई। आप यहाँ कैसे हैं? मैंने मुश्किल से पूछा। लुरवान ने कहा, ये मेरा विला है। मैं यहाँ नहीं रहूंगी तो कहाँ रहूंगी? कैसे मैं यहाँ वापस आ गया? मैडम सॉरी, मैं अभी जाता हूँ। मैं लड़खड़ा कर उठा और वहां से जाने लगा। बैठो, लुरवान ने माथा सिकोड़ते हुए कहा। आधी रात है, तुम कहाँ जाओगे? मैंने तुम्हारा सूटकेस वापस मंगवा दिया है और होटल का कमरा कैंसिल कर दिया है। आगे से तुम यहीं रहोगे। तुम्हारा सूटकेस वापस आ गया? मैंने उसे अवाक देखते हुए कहा। हमारा कॉन्ट्रैक्ट अभी खत्म नहीं हुआ है। तुम कहीं नहीं जा सकते। इस महीने तुम यहीं रहोगे। लूरवान का स्वर बहुत दृढ़ था। अगर तुमने आज मुझसे बिना मिले ही जाने की हिम्मत की तो देख लेना। मेरा सिर घूम गया। मैंने उस बेहद खूबसूरत औरत को देखा और नशे में उबलते हुए बोला, ऐसा क्यों कर रही हो? लूरवान हैरान रह गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि मैं, जो हमेशा बिल्ली की तरह शांत रहता था, उसके सामने गुस्सा कर सकता हूँ। लूरवान, तुमने मेरे 5 लाख खर्च किए हैं। तुम बहुत ज्यादा जुल्म कर रही हो। मेरी भी इज्जत है। तुम मेरी इज्जत क्यों मिट्टी में मिला रही हो? क्यों कर रही हो ऐसा? मैं चिल्लाया। मैंने पहले ही कह दिया, तुम्हें 1,40,000 लौटा दूंगा। और क्या चाहिए? क्या तुम चाहती हो कि मैं यहाँ रहूं ताकि तुम्हारी बदतमीजी देखता रहूं? लुरवान स्तब्ध थी। उसने पूछा, कैसी बदतमीजी? मैं जाना चाहता हूं पर तुम जाने नहीं दे रही। क्या तुम चाहती हो कि मैं यहाँ रहकर तुम्हारा और जो का प्यार देखता रहूं, कुत्तों की तरह प्यार बांटते हुए देखूं? हाँ, मैंने तुम्हारे 5 लाख लिए, पर क्या तुम उन 5 लाख का सहारा लेकर मुझे ऐसे कुचल सकती हो? मुझे कोई शौक नहीं है दूसरों के प्यार की झांकी देखने का। तुम मुझे यहाँ क्यों रखना चाहती हो? सजा सुनाने के लिए? मुझे आज़ाद करो। मैं नहीं देखना चाहता। ये कहते ही नशे ने दिमाग पर कमाल कर दिया और मैं लड़खड़ाकर बिस्तर पर गिर पड़ा और वापस गहरी नींद में सो गया। बस बुदबुदाया, मैं नहीं देखना चाहता। लू रुआन थोड़ी देर खड़ी सोचती रही। मुझे इतना बेसुध देख अचानक वो हंस पड़ी। पूरा कमरा रोशन हो गया। अगली सुबह मैंने दर्द से सिर मलते हुए बिस्तर पर बैठकर इस परिचित अपरिचित घर को देखा। थोड़ा सोचता रहा कि आज रात मैंने कुछ ऐसी बातें बोल दी होंगी जो नहीं बोलनी चाहिए थी। मैंने गुस्से में अपना सिर पीटते हुए कहा, लिन यानगांग, मैंने कहा था न पीना मत। तूने सुनी ही नहीं। अब क्या होगा? मुझे बेहद शर्मिंदगी हो रही थी। अब जब वो बातें बोल चुका हूं तो उसकी ओर कैसे देखूंगा? मैं थोड़ी देर बिस्तर पर अवाक बैठा रहा। फिर बाथरूम में जाकर धोया और लिविंग रूम में आया। लिविंग रूम में पहुंचते ही मैं सन्न रह गया। किचन में लूरवान अपने सिल्क नाइट गाउन में बिजी थी। मुलायम सिल्क उसके हर कर्व पर चिपक रहा था। कोई कमाल लग रहा था। मैंने हैरानी से अपनी आंखें मली। सोचा, नशा अभी भी है? इतने सालों में लू रुआन को किचन में देखा नहीं था। वैसे भी इतनी अमीर बेटी, करोड़ों की प्रेसिडेंट, पानी का कभी काम नहीं किया। आमतौर पर वो दसियों या सैकड़ों करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट हैंडल करती थी। उसे किचन में लगाना मुझे अपराध लगता था। इसलिए इतने सालों से किचन के सारे काम मैंने अकेले किए। लूरवान को थोड़ा भी मैला नहीं होने दिया। अब अचानक उसे किचन में खाना बनाते देख, किचन लैब पहने, सूप बनाते हुए, मैं अवाक रह गया। मुझे पल भर को लगा किसी ने उस पर जादू कर दिया है। पर इतना तो कहूंगा कि लू रुआन को गंभीरता से खाना बनाते हुए देखना, वो उतनी ठंडी नहीं लग रही थी। उसके चेहरे के रेखाएं काफी मुलायम थीं। होठों के कोने पर हल्की मुस्कान थी, मानो वो चमक रही हो। सच में गंभीर औरत बहुत खूबसूरत होती है। लू रुआन ने बाहर का शोर सुनकर सिर घुमाया और मुझे वहां खड़ा देखा। मुंह फाड़े उसे देख रहा था। उसने मुंह मोड़ लिया। होठों के कोने पर हल्की मुस्कान थी। कहाँ उठ गए? झपकी कर ली। मेरी शक्ल उतर गई। थोड़ी शर्म आई। हाँ, क्या सूप बना रहे हो? बस जल्दी तैयार हो रहा है, थोड़ा इंतजार करना। मैंने ऑटोमेटिकली सिर हिला दिया, पर पैर ऐसे चिपक गए जैसे कि जाऊं न जाऊं। आखिर मैंने डरते डरते पूछा, क्या मुझे मदद चाहिए? जल्दी तैयार हो जाएगा। मैंने कहा, ठीक है, मैं थोड़ी देर में टेबल सजा लूंगा। मैं टेबल पर बैठा और लूरवान के हाथ से बने सूप को अवाक मुंह बनाकर पी रहा था। सूप का स्वाद बहुत साधारण था, पर यह स्वाभाविक था। लूरवान शुरुआती स्टेज में ही थी। शायद उसने फोन पर ट्यूटोरियल देखकर यह सूप बनाया था। स्वाद कुछ खास नहीं था, पर मैंने बड़े चाव से पिया। सफेद ड्रेस में खूबसूरत सीईओ के हाथों बना सूप कोई भी नहीं पी सकता। यह सूप बहुत स्वादिष्ट लग रहा था। सूप पीते हुए मैंने दूसरी तरफ देखा। लू रुआन के खूबसूरत चेहरे पर। सोचा कि कल रात तो बातें हो ही गई हैं, इसलिए एक बार फिर सब साफ कर दूं। मैंने कहा, मैडम, मैं नाश्ता करके शिफ्ट हो जाऊंगा। लू रुआन ने सिर नहीं उठाया। बस उसने एक घूंट सूप लिया और प्याला रख दिया। शायद उसे अच्छा नहीं लगा। वो तो फोन पर बिजनेस न्यूज़ देख रही थी। जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो मैंने कहा, मैंने फिल्म सिटी के पास एक एजेंसी में कमरा ढूंढा था। इन दिनों शायद पता चल जाए। ये सुनकर लुरुआन ने सिर उठाया और ठंडे स्वर में बोली, मैंने इन 3 सालों में कभी तुमसे बुरा किया क्या? मैंने जल्दी से कहा, मैडम, आपने बहुत अच्छा रखा। न सिर्फ 50 लाख दिए, बल्कि बढ़िया खाना पीना भी दिया। कभी खर्चे के पैसे नहीं मांगे और बर्थडे पर गिफ्ट भी दिए। ये सब मैं भूला नहीं हूँ।
फिर तुम क्यों जोर दे रहे हो? लूरवान की नज़र और भी ठंडी हो गई। मैं उसकी तरफ हैरानी से देखता रहा। उसे अच्छी तरह पता है मैं तेरी जल्दी क्यों निकलना चाहता हूँ। क्या इसलिए कि मैं डरता हूँ कि तुम अपने वाइट मूनलाइट के साथ प्यार करते हुए मुझे न देख लूं? लेकिन बिना शराब के नशे के मैं ये बात सीधे मुंह नहीं कह सकता था। मैं समझ नहीं पा रहा था क्या जवाब दूं। क्या जो यूं की वजह से है? लूरवान ने खुद पूछा। मैं चुप हो गया। तुम खुद जानती हो। फिर पूछती हो। मैडम, मैंने अच्छी तरह सोच लिया है। मैंने सच्ची नज़र से सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। तुम्हारी सेक्रेटरी सुसान ने मुझसे कहा था कि शुरू में तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट मुझसे अपने बॉयफ्रेंड को रुलाने के लिए किया था। अब वो लौट आया है तो लगता है ये कॉन्ट्रैक्ट बेकार है। अगर मैं अभी भी यहाँ रहा तो आपके बॉयफ्रेंड के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। इसलिए बेहतर है मैं चला जाऊं। क्या कहते हो? बेशक मैं बिना पैसे दिए फायदा नहीं उठाऊंगा। ये 1,40,000 बाकी हैं। जल्दी जल्दी चुका दूंगा। लूरवान ने तेजी से माथा सिकोड़ा। वो बहुत देर तक चुप रही। मैंने राहत की सांस ली। लगता है आज ये मामला आसानी से सुलझ जाएगा। अब हम अलग अलग हैं। किसी का कुछ नहीं लेना देना। शायद यही सबके लिए अच्छा है। मैं खुशी खुशी बर्तन धोने और सामान पैक करने किचन में चला गया। तभी पीछे से लूरवान की ठंडी आवाज आई। दिखाना। अगर तुम जाए तो जाओ। मैं एक बिजनेस वूमन हूं। तुम्हें पैसे दिए तो टाइम ओवर होने से पहले अपनी ड्यूटी पूरी करनी ही होगी। मैंने उसे देखा। बिना बैग ली ही घर से निकल गया। कड़वा चेहरा बनाकर मन में कह रहा था कि तुम्हें हॉस्पिटल जाकर अपनी जांच करानी चाहिए। तुम्हारी विकृत आदत बहुत बढ़ गई है। ये भी एक बीमारी है। तो आखिर तुम मुझे अपना उत्साह बढ़ाने के लिए ही रोके रखना चाहती हो। मैंने घुटने टेक दिए। मैं सोफे पर टिक गया। काफी देर बाद बेबसी से सिसक उठा। भाड़ में जाए। बस 1 महीना बाकी है। लगा रहूंगा। अब ये तय है। मैं शिफ्ट होने की फिक्र भूल गया। सबसे जरूरी है पैसे कमाने का रास्ता ढूंढूं। चेन दादाजी को हर महीने 3 टारगेटेड दवा चाहिए, जिसकी कीमत हर महीने 6 लाख है। मेरे लिए ये बहुत बड़ी रकम है। मैं सोच रहा था लूजी को फोन करूं, पूछूं कि क्या कुछ है। लेकिन फोन लगाने से पहले ही लूजी ने खुद फोन कर दिया। लिन यांगांग, जल्दी योंग चेन बिल्डिंग आओ। बहुत बढ़िया काम है। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूं। मैंने खुद को संभाला और जल्दी से तैयार हुआ। थोड़े फॉर्मल कपड़े पहने टैक्सी लेकर योंग चेन बिल्डिंग पहुंचा। लूजी। मैं टैक्सी से उतरते ही देखा कि लूजी बहुत शानदार कपड़े पहने दरवाजे पर खड़ी इंतजार कर रही थी। वो तेजी से मेरे पास आई। संक्षेप में कहा तो तुरंत कहने लगी। मैंने सिर हिलाया। ये सीरीज 200 मिलियन से ज्यादा के बजट की है। बहुत बड़ा प्रोडक्शन है। कलाकार भी बहुत दमदार हैं। फीमेल लीड लियांगलिन है, जो सबसे ज्यादा बॉक्स ऑफिस दमदार है। कई वेटरन्स भी दोस्ती खातिर जुड़ चुके हैं। सीसीटीवी ने भी काफी पहले इसके प्रसारण अधिकार तय कर लिए हैं। हाल ही में अफवाह थी कि ये सीरीज धूमधाम से एक्टर्स ढूंढ रही है। मैं जैसा छोटा एक्टर तो ऐसी बड़ी सीरीज की कल्पना भी नहीं कर सकता, पर इतनी बड़ी सीरीज में थोड़ा उभरता हुआ स्मॉल रोल किसी की जिंदगी बना सकता है। सारी बड़ी कंपनियां अपने कलाकारों को बिठाने के लिए जी जान से जुटी हैं। मेरा तो किसी से साइन नहीं हुआ है। मैं तो अब भी अपनी माँ उसी को अस्पताल में देखभाल करने में लगा हूँ। लू इफेक्ट में भीग गया, या कहें सूखे में बारिश। टैंसी एंटरटेनमेंट से मुझे ये रोल मिला, पर सिर्फ ऑडिशन का अधिकार है। लेना या न लेना तुम पर निर्भर है। मैं बहुत खुश था। ये तो तीसरा मुख्य पुरुष किरदार है। मेरे ऐसे एक्सपीरियंस के साथ तो ऑडिशन का मौका भी नहीं मिलता। लूजी ने बहुत मदद की है। लूजी, मैं पूरी कोशिश करूंगा। लूजी ने मुझे देखकर हल्की सी मुस्कान बिखेरी। बेशक दिल में लग रहा था, बस समय बहुत कम है। कल ही ऑडिशन है, तो जल्दी स्क्रिप्ट देख लो। मेरा ऑडिशन कल दोपहर 2:30 बजे है। 5 घंटे से ज्यादा का वक्त है। मैंने लापरवाही नहीं की। स्क्रिप्ट मिलते ही उसमें डूब गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जैसे ही मैं पूरी लगन से किरदार में डूब गया, अचानक एक हैरानी भरी आवाज मेरे कानों में पड़ी। मैंने अचानक सिर उठाया और जो यूं की नजरों से सामना हुआ। गोल्डन फ्रेम वाले चश्मे के पीछे उसकी नजरों में गुस्सा था। मेरा चेहरा उतर गया। कोई जवाब नहीं दिया। सिर झुकाकर स्क्रिप्ट पढ़ने लगा। क्या तुम ऑडिशन देने जा रहे हो? मेरे हाथ में स्क्रिप्ट देखकर जो यूं ने माथा सिकोड़ते हुए पूछा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे जैसा छोटा सा एक्टर यहाँ ऑडिशन देने के काबिल कैसे हो सकता है। मी जो, मैं यहाँ जो भी कर रहा हूँ उससे आपको कोई मतलब नहीं है। उसकी अहंकारी बातों से मैं काफी परेशान हो गया था। जो यूं ने मजाक उड़ाते हुए कहा। तुम एक मुंह में राम राम, दूसरे हाथ में कटार वाले इंसान हो। तुम्हें उभाड़ कहना भी गलत होगा। उस दिन कॉफी शॉप में तुमने जो कहा था वो याद है। बड़े बड़े वादे करके कह रहे थे शिफ्ट हो जाऊंगा। कुछ ही दिनों में चिपचिपे कैसे हो गए? कोई शर्म नहीं है? सुनकर मेरा पहला रिएक्शन गुस्सा नहीं था, बल्कि चिढ़ थी। जो यूं को इतनी जल्दी पता चल गया कि मैं वापस विला में शिफ्ट हो गया हूं। ये जरूर लूरवान ने ही बताया होगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये औरत क्या चाहती है। एक तरफ वो मुझे जबरन रोक रही है, दूसरी तरफ अपने प्यार से खींचतान कर रही है। आखिर वो क्या करना चाहती है? पहली बार मैंने लूरवान के प्रति नाराजगी महसूस की। चाहे मैं नौकर ही क्यों न हूं, अगर मैंने उसके पैसे लिए हैं तो भी वो मेरी इज्जत को इतना रौन सकती है क्या? मी जो,
आप गलत समझ रहे हैं, मैंने कमजोर स्वर में कहा। क्या आपको लगता है मैं लू रुआन की इजाजत के बिना वापस शिफ्ट हो सकता हूँ? जो यूं की हैरानी देखकर मैंने आगे कहा, तुम यहां मुझे परेशान करने की बजाय लू रुआन से बात क्यों नहीं करते? अगर वो मान जाए तो मैं अभी शिफ्ट हो जाऊं। जो यूं का चेहरा भद्दा हो गया। क्या तुम अपनी औकात पहचानते हो? क्या तुम्हारे मन में कुछ और है? मैं तुम्हें वार्न करता हूँ, जितना दूर हो सको भाग जाओ। अगर तुमने लू रुआन से चिपके रहने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें फिल्म सिटी में काला सूचीबद्ध कर दूंगा। ये कहती उसका चेहरा व्यंग्यात्मक हो गया। तुम इस सीरीज का ऑडिशन देना चाहते हो न? पता है इस सीरीज में कौन निवेशक है? रुआन इस सीरीज की सबसे बड़ी निवेशक है, और उसने निवेश किया क्योंकि मैं इस सीरीज का दूसरा मुख्य पुरुष किरदार करना चाहता था। मुझे परवाह नहीं है तुम किस रिश्ते के बल पर ऑडिशन देने को योग्य हो, पर अगर मैं लू रुआन को फोन कर दूं, चाहे तुम्हारा ऑडिशन कितना भी अच्छा रहे, यकीन मानोगे? बात खत्म करके जो यूं अहंकार से उठकर चला गया। मैं वहीं बहुत देर जमकर बैठा रहा। मेरा दिमाग हिल गया था। लीन, ऑडिशन के लिए अंदर आ जाओ, एक असिस्टेंट बैकस्टेज में आकर बोला। मैं सपनों से जागा। हालांकि मैं जानता था कि जो यूं ने जो कहा वो सच था। बस उसके एक कहने से लू रुआन मुझे सेट से बाहर निकाल सकती है। पर दिल में अभी थोड़ी उम्मीद थी। और हाँ, मुझे अभी पैसों की सख्त जरूरत है। ये सीरीज मेरे लिए बहुत जरूरी है। उसी तरह चाहे 10,000 में एक ही संभावना क्यों ना हो, कोशिश करूंगा। असिस्टेंट के पीछे पीछे मैं कमरे में दाखिल हुआ। पहले से बैठे 3 शिक्षकों को देखकर मेरा दिल अनायास ही बैठ गया। बीच में दाढ़ी वाले आदमी का नाम वू चुंगयन था। वो एक प्रसिद्ध टीवी डायरेक्टर थे। उन्होंने कई हिट फिल्में बनाई थीं, और वो इस बड़े बजट के नाटक के डायरेक्टर भी थे। उनके बाईं तरफ 27-28 साल की एक महिला बैठी थी, जो बड़े ही लालित्य और समृद्धि से सजी थी। बेहद खूबसूरत प्रसिद्ध टीवी अभिनेत्री लियांगलिन थीं। दाईं तरफ प्रसिद्ध वेटरन एक्टर टैन शिडोंग बैठे थे। उनकी कई हिट क्लासिक फिल्में हैं, और वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के वेटरन हैं। डायरेक्टर वू से मिलकर प्रोफेसर टैन, प्रोफेसर ली से नमस्कार किया। मैंने हल्का सिर झुकाकर अभिवादन किया। तुम लिन यानगांग हो, बैठो, टैन शिडोंग ने मुस्कुराते हुए कहा। पहले तुम अपने किरदार का विश्लेषण सुनना चाहूंगा, मैंने अपनी पीठ सीधी करके बैठते हुए कहा। मेरे ख्याल में जॉन वान का किरदार काफी जटिल है। उसकी पर्सनैलिटी एक सी नहीं है। ये 3 चरणों में बंटी है, शुरुआती, मध्य और अंतिम। फिर मैंने 10 मिनट से ज्यादा एक शांत गति से बात की। बिल्कुल सही समय पर रुक गया। शिक्षकों, ये मेरे किरदार के बारे में मेरे अपने अल्प विचार हैं। सुनकर लियांगलिन की आंखों में चमक आ गई। उसमें एक तारीफ थी। लगता है तुमने किरदार को बहुत गहराई से समझा है। इस तीसरे नायक के उसके साथ कई सीन थे, इसलिए वो इस रोल को बहुत अहमियत देती है। आज वो खासतौर पर ऑडिशन में हिस्सा लेने आई थी। उससे पहले 10 से ज्यादा लोग ऑडिशन दे चुके थे, जिनमें कई नामी एक्टर्स भी। पर जॉन जॉन के किरदार को समझने के मामले में कोई भी मेरी गहराई के करीब नहीं आया। आपके सम्मान के लिए शुक्रिया मिस ली। मैं थोड़ा अच्छा महसूस कर रहा था। मुझे बस याददाश्त अच्छी है, साथ ही किरदारों के विश्लेषण का लंबा अभ्यास, इसलिए जटिल कथानकों से उनकी पर्सनैलिटी की बारीकियों को पकड़ पाता हूँ। लिन यानगांग, एक एक्टर के लिए असली चीज अभिनय है। किरदार पर तुम्हारी अच्छी पकड़ है, पर फैसला तुम्हारे अभिनय के आधार पर होगा, लियांगलिन ने मुस्कुराते हुए कहा। अब मैं तुम्हारे साथ एक सीन करूंगी। ईस्ट पैलेस में दुल्हन चुराने वाला सीन याद है? क्या ख्याल है? मैंने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल, ये सीन काफी अहम है। मैं जिस थर्ड मेल कैरेक्टर जॉन जुआन का ऑडिशन दे रहा हूं, वो इंपीरियल गार्ड का जनरल है, जो टाइम ट्रैवल करके आई फीमेल लीड से पहली नजर में प्यार कर बैठता है, उससे बहुत प्यार करता है, और उसे बचाने के लिए शाही आदेश की अवहेलना कर इंपीरियल गार्ड लेकर ड्यूक के महल में धावा बोल देता है। ऐसे कई दृश्य हैं। कुल मिलाकर बहुत ही द्वंद्वात्मक किरदार है। फीमेल लीड के लिए वो अपना सब कुछ कुर्बान कर सकता है, पर आखिरकार ये तो एक नाटक है। चाहे वो कितनी ही पूजा कर लें, कथानक के बड़े प्रवाह को पार नहीं कर सकता। आखिर में फीमेल लीड ईस्ट पैलेस के युवराज को चुनती है, और ईस्ट पैलेस में दुल्हन चुराने का सीन जॉन वान के भावनात्मक विस्फोट का अंतिम ज्वार होता है। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है, और इसे अभिनीत करना मुश्किल है। कमरे में लियांगलिन और मैं आमने सामने थे। आंसन युवराज है जो तुम्हें मजबूर कर रहा है। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? तुम मुझसे कैसे शादी कर सकती हो? मैं भावुक होकर चिल्लाया। मेरे चेहरे की मांसपेशियां हल्की सी कांपी। दर्द और निराशा की भावना मेरी आंखों से उमड़ आई। वू चुंगयान और शिडोंग अनायास ही सीधे हो गए। इस लड़के में कुछ बात। भावनाएं बिल्कुल स्वाभाविक हैं, जरा सा भी अभिनय नजर नहीं आता। डायलॉग्स भावनाओं से भरे हैं, उच्चारण साफ है, और आवाज में एक धीमी चुंबकीयता है। लियांगलिन भी थोड़ा चौंकी, पर फिर संभल गई। मुझे माफ करना ब्रदर जोंग, नहीं जानती तुमसे पहले क्या हुआ था, जिससे तुम्हें मुझे गलत समझने का मौका मिला। असल में मैंने हमेशा तुम्हें भाई ही माना है। नहीं, मैं तुम्हारा भाई नहीं बनना चाहता। वो बेसुध हो गया। आवेश में मैंने लियांगलिन का हाथ पकड़ लिया। आंसियान, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारे लिए मैं सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हूँ। मुझे पता है, ये जरूर युवराज ने तुम्हें धमकाया होगा। मैं तुम्हें दूर ले जाऊंगा, बहुत दूर, एक ऐसी जगह जहां कोई मुझे नहीं जानता। ये कहते ही मेरी आंखों में अनुनय भर आया, और मेरा शरीर अनायास ही थरथराने लगा। ब्रदर जॉन वान, तुम मुझे दर्द पहुंचा रहे हो। युवराज ने मुझे धमकाया नहीं है।
उससे शादी करना। मेरी अपनी मर्जी है। ब्रदर जॉन वान, मैं तुम्हारे प्यार के लिए बहुत आभारी हूँ, पर सच में मैं तुम्हें सिर्फ भाई मानती हूँ। मैं तो सिर्फ युवराज से प्यार करती हूँ। मुझे पता है तुम्हें यह सुनकर बहुत दर्द हो रहा है, पर मैं ये भी नहीं चाहती कि तुम ऐसे गलत रास्ते पर चलते रहो। हाँ हाँ भाई, पता चला कि तुमने हमेशा मुझे सिर्फ एक भाई ही माना। ये बातें सुनकर मैंने आसमान की तरफ देखकर चीखना शुरू कर दिया। मेरी आंखों से आंसू फूट पड़े। आंखें लाल और भीगी हुई थीं। वो चुंगियान और शिडोंग ने सांस रोककर मुझे देखा। पल भर के लिए वो दोनों भी मेरी भावनाओं में बह गए। तालियों की गड़गड़ाहट कमरे में गूंजने लगी। बहुत बढ़िया अभिनय किया। लियांगलिन ने चुपके से आंसू पोंछे और मुझे मुस्कान देते हुए कहा, लिन यानगांग, तुमने बहुत अद्भुत अभिनय किया। मैं तुम्हारे साथ तालमेल बिठाते बिठाते रह गई। सच में तुमसे पहले कभी कोई बड़ा रोल नहीं किया। पहले तो ज्यादातर वेब ड्रामा में छोटे रोल ही किए हैं। मैंने सच्चाई से कहा। वो चुंगियान ने कहा, बेटा, तुम में अभिनय की काफी प्रतिभा है। इस सीन में भावनाओं का बदलाव बिल्कुल स्वाभाविक था। बनावटी और ज्यादा नहीं था। भावनाएं भी काफी पूरी थीं। खासकर रोने वाला हिस्सा बहुत अलग था। टैंग शिडोंग ने भी मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मेहनत करते रहना। आजकल के युवा एक्टर बहुत छिछोरे हो गए हैं। बस पैसा कमाना जानते हैं, अभिनय निखारना नहीं जानते। सिर्फ सुंदर चेहरे पर निर्भर रहना कामयाबी नहीं दिला सकता। मुझे लगता है तुम बहुत अच्छे हो। अभिनय को निखारते रहना। भविष्य में इस चक्र में तुम्हारी जगह बनेगी। मैं अभिभूत था। तीनों उस्तादों के प्रोत्साहन के लिए बहुत धन्यवाद। जियोलिन, जाओ और तैयार हो जाओ। अगर कोई अनहोनी नहीं हुई तो ये रोल तुम्हारा है। वो चुंगियान शायद ही कभी ऑडिशन के दौरान सीधे फैसला लेते हों, क्योंकि एक रोल में बहुत सारे रिश्ते जुड़े होते हैं। पर मेरे अभिनय ने उन्हें पूरी तरह भरोसा दिला दिया था। नंबर 1 ब्यूटी, टॉप क्लास एक्टिंग, अच्छी डायलॉग डिलीवरी। एक युवा कलाकार जिसे प्रकृति ने इतना कुछ दे रखा है, फिर भी जो मशहूर नहीं हुआ है। बस जरूरत है किसी को उसे आगे बढ़ाने की। वो भूमिका निभाने को तैयार थे। मैंने फिर शुक्रिया कहा। कमरे से बाहर निकलते ही मैं अपनी खुशी नहीं रोक पाया और मुट्ठी बांध ली। मुझे ये रोल मिल गया। सिर्फ 3 मिलियन का पारिश्रमिक है। अगर इस भूमिका से मुझे थोड़ी सी पहचान मिल गई तो भविष्य में मुझे रोल न मिलने की चिंता नहीं रहेगी। ये रोल मेरे लिए बहुत अहम है। सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं, बल्कि मेरे अभिनय करियर के बारे में है। मैं ये खुशखबरी लूजी के साथ बांटना चाहता था, पर पीछे से एक परिचित आवाज आई, लीजी। मैं पीछे मुड़ा तो लियांगलिन को देखना हैरान रह गया। लियांगलिन मुस्कुराई और कहा, ग्रीन ऐप में कॉन्टैक्ट ऐड कर लो। शूटिंग शुरू होने में अभी समय है। खाली समय में हम और बात कर सकते हैं और कोशिश करेंगे कि रोल को और बेहतर तरीके से निभाएं। मैं थोड़ा उलझन में था कि ली लियांगलिन जैसी टॉप एक्ट्रेस अपनी मर्जी से मुझसे कॉन्टैक्ट ऐड करना चाहती है। मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रहा था। मैंने फौरन फोन निकाला और ग्रीन ऐप में उसे कॉन्टैक्ट ऐड कर लिया। मैडम ली, आगे आपकी काफी जरूरत पड़ेगी। लियांगलिन ने मेरे हैंडसम चेहरे को देखा। मुझे मैडम ली मत बुलाओ। मैं तुमसे बहुत बड़ी नहीं हूं। ऐसा बुलाने से मैं बहुत बुरी लगने लगती हूँ। आगे बस मुझे बहन जियांगलिन बुलाना। मेरे पास कुछ काम है। बाद में वीचैट पर बात करेंगे। मैडम ली, बाय। तुम अब भी मुझे मैडम ली कह रहे हो। मेरा चेहरा हल्का लाल हुआ। बहन जियांगलिन कहूंगा तो बेहतर होगा। लियांगलिन नोर से हंसी और फिर करवट बदलकर चली गई। तुरंत बाद में लूजी से पैसेज में मिला। डायरेक्टर उन्हें साफ साफ कह दिया कि रोल तुम्हारा होगा। लूजी ये सुनकर खुशी से हैरान रह गई। उसने पूछा, डायरेक्टर वो ने सच में ऐसा कहा? बहुत खूब लिन यांग, मुझे पता था तुम ये कर सकते हो। लूजी ने खुशी से मुझे गले लगा लिया। अगर तुम्हें ये रोल मिल गया तो मशहूर हो जाओगे। उस समय बहन भी तुम्हारी मशहूरी का फायदा उठाएगी। मेरा चेहरा लाल हो गया। मैं थोड़ा सकपका गया। लूजी को एहसास हुआ कि वो बहुत भावुक हो गई है। तुरंत उसने मुझे छोड़ दिया। मेरा सुंदर चेहरा कानों तक लाल था। वो हल्की सी हंसी, तुम्हारी तो शादी हो चुकी है और तुम अब भी इतने शर्माते हो। चल, जश्न मनाने के लिए नई जगह खोलेंगे। लूजी ने शहर के केंद्र में एक रेस्तरा चुना। खाना ऑर्डर करने के बाद लूजी ने कहा, यह नाटक अगले महीने के शुरू में शूट होगा। अभी 2 हफ्ते बचे हैं। तुम्हारे अभिनय के हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी हम लापरवाही नहीं कर सकते। मेहनत करते रहना। मैंने बहन यू और बहन शांगलिन के बीच मुलाकात का प्लान बनाया है। एक्टिंग की स्किल्स एक्सचेंज करेंगे। क्या? बहन शांगलिन यानी लियांगलिन। लूजी की आंखें फटी की फटी रह गईं, मानो उसने भूत देख लिया हो। तुम उसे बहन शांगलिन बुलाते हो और एक्टिंग स्किल्स की डेट भी रखी है। वो तो कोई लियांगलिन है। उसके अच्छे स्वभाव को देखकर मत भूलना। असल में उसके पास पहुंचना काफी मुश्किल है। उसके बारे में मैंने काफी सुना है। कहते हैं उसका परिवार बहुत अमीर है और वो बहुत गुस्से वाली है। एक बार उसने कुछ डायरेक्टर्स और इन्वेस्टर्स को थप्पड़ मार दिया था। कुल मिलाकर वो असली जिंदगी में भी रानी है। इतनी ताकतवर महिला, बहुत अमीर परिवार से, इतनी पावरफुल। अचानक लिन यांग जैसे नए कलाकार के साथ स्क्रिप्ट डिस्कस करने लगे। कुछ गड़बड़ तो है। मैंने बिना समझे सिर उठाया। नहीं। लूजी ने जटिल नजरों से मेरा चेहरा देखा और सोचा कि ये लियांगलिन, ली शियांगलिन,
किसी लड़के में कभी दिलचस्पी नहीं दिखाती। तुम तो अभी भी आम इंसान हो। बीच में खाना ही खा रहे थे कि अचानक दो लोग अंदर दाखिल हुए। वो हमारी तरफ बढ़ रहे थे। बीच खाने में ही दरवाजे से दो लोग अंदर आए। इस जोड़ी को देखते ही सबका ध्यान उनकी तरफ खिंच गया। वो थे लूरवान और उसका सफेद चांदनी। आओ उस खिड़की वाली सीट पर बैठते हैं। जो यूं ने मुस्कुराते हुए अपने पास की लूरवान को देखा। उसने इस दौरान कई बार लूरवान को अकेले बाहर आने का न्योता दिया था, पर लूरवान ने हमेशा काम होने का बहाना बनाकर उसके साथ अकेले खाना खाने से मना कर दिया था। पर वो लूरवान को अच्छी तरह जानता था। वो थोड़ी देर में समझ आती है। इतने सालों बाद मिल रहे हैं, उनके बीच थोड़ी अटपटा अवश्य है। उसे भरोसा था कि जैसे कॉलेज में उसने जोश से पीछा किया था, अंत में इस ठंडी खूबसूरत को जीत ही लेगा। इसलिए इन दिनों उसने कोई अजल्दी नहीं दिखाई। हर सुबह शाम फूलों का गुलदस्ता भेजती। साथ ही लूरवान को फिक्स टाइम पर नाश्ता भी भेजती। उसकी ग्रीन ऐप बबल पर प्यार भरे मैसेज आते रहते। जो यूं की सीट ठीक मेरे और लूजी के सामने थी। बैठते ही लूरवान की पीठ मेरी तरफ थी और जो यूं का मुंह मेरी तरफ था। हमारी नजरें मिलते ही दोनों थोड़े हैरान हुए। तुरंत जो यूं ने दुर्भावनापूर्ण मुस्कान बिखेरी। रुआन, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हें पता है मैं तो जो परिवार का अवैध बेटा हूं। परिवार में मेरी कोई खास हैसियत नहीं है। जो परिवार के रिसोर्स मेरी तरफ नहीं झुकेंगे। अगर तुमने इस नाटक में निवेश नहीं किया होता तो मुझे लगता है मुख्य भूमिका पाना बहुत मुश्किल होता। कोई बात नहीं, तुम्हारी मदद करना मेरा कर्तव्य है। हमारे मार्केटिंग विभाग ने इस नाटक का मूल्यांकन किया था। उन्हें लगा ये निवेश के लायक है। रुआन, तुम्हें कॉलेज के दिन याद हैं? उस समय तुमने मुझसे कहा था कि मैं जरूर एक सुपरस्टार बनूंगी। जो यूं बड़े प्यार से बोली। अगर तुमने अपने परिवार के रिसोर्स मेरे लिए न लगाए होते तो मैं आज ये मुकाम नहीं पाता। 3 साल पहले मैं गुस्से में तुमसे लड़कर चला गया था। मैंने चेन मैन से सुना था कि तुम बहुत दिनों तक बहुत दुखी रही थी। सच में इन सालों में मैंने तुम्हें बहुत याद किया। मुझे अपनी उस हड़बड़ी पर बहुत पछतावा है और मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम अभी भी मेरी मदद करने को तैयार होगी। रुआन, तुम मेरे साथ बहुत अच्छा करती हो। लू रुआन कुछ देर रुकी। अपने आप को कम मत समझो। तुम्हारी आज की सफलता तुम्हारी अपनी मेहनत की वजह से भी है। मैं उन्हें यहाँ एक दूसरे के प्रति अपनी भावनाएं कबूल करते नहीं सुनना चाहता, लेकिन दुर्भाग्य से सीट बहुत करीब है। सुनना मुश्किल नहीं है। मुझे पूरे शरीर में बेचैनी दौड़ रही थी। मैंने सोचा तो लू रुआन भी बहुत मुलायम लहजे में बात कर सकती है और सिर्फ जो यूं को ही उस मुलायमियत का अधिकार है। मेरे सामने लू रुआन हमेशा एक अहंकारी शख्सियत रही है। शायद यही फर्क है नौकर और दिलवारों के बीच। जैसे ही मैं उनकी सामंजस्य भरी बातें सुन रहा था, मेरी आंखें खाली थीं। स्वादिष्ट स्टेक फीका पड़ गया था। वैसे रुआन, जो मामला मैंने तुमसे कहा था वो क्या हुआ? जो यूं ने पूछा। वो तो सिर्फ एक नौसिखिया है। मुझे नहीं लगता उसमें दूसरे मुख्य पुरुष किरदार के बड़े रोल को संभालने कि मैं ये नाटक मेरे लिए ही इन्वेस्ट किया है। मैं किसी चूहे को ये नाटक खराब करने की इजाजत नहीं दे सकता। मैंने डायरेक्टर वू से बात कर दी है। लू रुआन के स्वर में दृढ़ता थी। ये सुनकर मेरी नजरें जम गईं और मेरा पूरा शरीर कब गया। लिन यांग, क्या हुआ तुम्हें? लूजी ने मेरे अनोखेपन को नोटिस किया। मैं बेचैनी से उठा और बोला, लूजी तबीयत ठीक नहीं है। यहां से चलते हैं। ठीक है, तुरंत चलते हैं। लूजी मेरी उदास हालत देखकर डर गई। वो उठी और मुझे ले जाने लगी। लिन यांग, तुम भी यहाँ खाना खा रहे हो? उसी समय जो यू ने मेरी मौजूदगी का दिखावा किया और अचानक मुझे आवाज लगाई। बात खत्म होते ही लू रुआन तुरंत पीछे मुड़ी और देखा कि लूजी और मैं उठकर चलने को थे। उसकी नजर कुछ सेकंड मेरे चेहरे पर टिकी, फिर लूजी के चेहरे पर चली गई। हालांकि लूजी 30 की उम्र पार कर चुकी थी, पर उसका बेस बहुत अच्छा था और मेकअप में माहिर थी। हल्के मेकअप में वो बहुत सुंदर लग रही थी। एक आदमी की नजरें खींचने के लिए काफी थी। लूजी के साथ काम करते हुए 1 साल से ज्यादा हो गया था। हालांकि वो कई बार मेरे पड़ोस के दरवाजे तक आई थी, पर कभी लू रुआन से उसका सामना नहीं हुआ था। मैं उसके सामने लू रुआन का नाम तक नहीं लेता था, इसलिए वो लू रुआन को नहीं जानती थी। उस समय लूजी सिर्फ अजीब महसूस कर रही थी। उसे धुंधला सा एहसास हो रहा था कि इस औरत की नजर में थोड़ी दुश्मनी है। मैंने लू रुआन की तरफ नहीं देखा, यहां तक कि उसकी नजरों का जवाब नहीं दिया और करवट बदलकर भागा, मानो ये कोई खतरनाक जगह हो। मैंने हमेशा सोचा कि मैं लुरुआन को समझता हूँ। हमेशा लगा कि वो एक दयालु महिला है, पर आज अचानक मुझे लगा ये औरत बहुत अजीब है। इतनी अजीब कि वो मुझे डराती है और इतनी बेरहम कि मैं कांप उठा। ये रोल मेरे लिए कैरियर बदलने का अवसर था। चेन दादाजी की दवा के लिए पैसे जुटाने का सहारा। पर आज उसने एक वाक्य में केवल अपने प्यार को खुश करने के लिए मुझे छीन लिया। मैं किसी को बुरी नजर से नहीं देखता। भले ही मेरी पालक माँ ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, मैंने कभी उनसे नफरत नहीं की, बल्कि उनके पक्ष में सोचना चाहा। पर आज जब मुझे सबसे ज्यादा मदद की जरूरत थी, उस औरत ने जिसकी मैं दिल से सबसे ज्यादा शुक्रगुजार था, बेरहमी से मेरी उम्मीद काट दी। लिन यानगांग, रुको, लू रुआन ने ठंडे स्वर में कहा। मैं पल भर को चौंका, रुका और धीरे धीरे पीछे मुड़ा। उसके सामने आया। उसकी लाल लाल आंखें दिखाई दी। मेरे नाखून मेरे शरीर में धंस गए। मैंने खुद को ज्यादा बेचैन न दिखाने की कोशिश की, पर सोचा उसे दोष देने का मुझे क्या अधिकार है। उसने फिल्म में निवेश किया है, उसे अपनी मर्जी से किसी को भी बदलने का अधिकार है। वो मेरी कुछ भी नहीं लगती। जो
यूं उसका आधिकारिक बॉयफ्रेंड है। वो अपने प्रेमी को खुश करना चाहती थी मुझसे। रोल छीनना सामान्य बात है। लू रुआन ने मेरी घबराहट से भरी आंखों को गौर से देखा। उस पल, जब से वो मुझे जानती है, उसकी याद में लिन यांग हमेशा गर्मजोशी से भरा, मीठी मुस्कान के साथ रहता है। जब मुझे देखती है, ऐसा लगता है कि दिन की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। हालांकि कभी कभी वो मानना नहीं चाहती। वो मेरे साथ अकेले समय बिताना बहुत पसंद करती है। वो स्टडी रूम में काम करती है। मैं खाना बनाता या घर साफ करता हूँ। कभी दिल को छू जाने वाला गाना गुनगुनाता हूँ, भले ही हमें आमने सामने न होना पड़े। बस जब वो महसूस करती है कि मैं घर पर हूँ, मेरी मौजूदगी को भांप लेती है, तो उसे बहुत शांति मिलती है। उसने कभी मेरी आंखों में इस तरह की घबराहट और निराशा नहीं देखी थी। उसका दिल थोड़ा कांपा और उसका स्वर नरम पड़ गया। लिन यानगांग, जो यूं और मैं, हम काम के बारे में बात कर रहे थे। आओ और हमारे साथ बैठो। उसके जो यूं के साथ आज खाना खाने की वजह यह थी कि इस दौरान जो यूं हर दिन उसे फूल और नाश्ता भेज रहा था, जिससे काफी परेशानी हो रही थी। कंपनी में बहुत से लोग जानते हैं कि उसकी शादी हो चुकी है। जो यूं का इस तरह उसके आसपास घूमना पहले से ही कंपनी में काफी नेगेटिव बातें करवा चुका था। वो इस मौके का फायदा उठाकर जो यूं से बात करना चाहती थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह मुझसे मिल जाएगी, या फिर किसी और परिस्थिति में। अपनी ठंडी और अहंकारी प्रकृति के अनुसार वो कुछ भी स्पष्ट नहीं करती। पर मुझे इतना निढाल देख लू रुआन ने असाधारण रूप से स्पष्टीकरण दिया। कोई जरूरत नहीं है प्रेसिडेंट लियू, हम खाना खत्म कर चुके हैं। अगर कोई काम नहीं है तो मैं पहले चलता हूँ। ये कहकर मैं लगभग वहां से भाग निकला। जैसे ही रेस्तरां के दरवाजे से बाहर निकला, मुझे मछली जैसा एहसास हुआ, जैसे दम घुट रहा हो। मैंने मुंह खोला और गहरी सांस ली। नाराजगी के साथ साथ मुझे दुख भी हो रहा था। लिन यानगांग, आखिर हो क्या रहा है? क्या तुम उस औरत को जानते हो? लूजी ने चिंतित नजरों से मुझे देखते हुए कहा। लूजी, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे साथ बहुत बड़ा एहसानमंद हूँ। मुझे पता है इन सालों में लूजी ने मेरे और मेरे करियर के लिए बहुत मेहनत की है। पता नहीं कितनी परेशानियां उठाई। असल में पहले भी कई अच्छे मौके आए थे, पर वो प्रांत से बाहर फिल्म करने को कहते थे, थोड़ा लंबी अवधि के लिए। मैंने लुरुआन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। उसे सबसे पहले रखना सोचा, ताकि उस 50 लाख के एहसान से बच सकूं। साथ ही चेन दादाजी की देखरेख। मजबूर होकर मैंने उन मौकों को ठुकरा दिया। पर लूजी ने हमेशा मेरी राय का सम्मान किया, कभी शिकायत नहीं की। इस बार योंगान का रोल पाकर सबसे पहले मैं लूजी के साथ बांटना चाहता था, क्योंकि इससे न सिर्फ मेरे करियर को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि लूजी के करियर को भी मदद मिलेगी। पर आखिर मैंने उसे निराश किया। मेरा दिल गहरे अपराध बोझ से भर गया। तुम मुझसे सॉरी क्यों कह रहे हो? लूजी को समझ में नहीं आ रहा था। शायद रोल खत्म हो गया। लूजी की आंखें तुरंत फैल गईं। क्यों? मैं अब उसे छुपाना नहीं चाहता था। पहले की जो औरत है वो मेरी पत्नी है। वो बहुत अमीर है और इस फिल्म के निवेशकों में से एक है। वो तुम्हारी पत्नी है। लूजी हैरान रह गई। मैंने खुद पर हंसते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है मैं उसके काबिल हूं? असल में उसके और मेरे बीच सिर्फ सुविधा की शादी है। हमने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। 1 महीने में ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। लूजी सन्न रह गई। उसने कल्पना नहीं की थी कि हकीकत ऐसी होगी। उसके पास वो आदमी जो पहले था, तुम्हें पहचानना चाहिए, वो जो यूं है। अब पता चला जो यूं मुझे क्यों बर्दाश्त नहीं करता। मैंने कड़वी मुस्कान बिखेरी। उसने ये फिल्म खासकर जो यूं को इन्वेस्ट की थी, ताकि उसे फख्र हो। जो यूं मुझे बर्दाश्त नहीं करता, वो मुझे कैसे फख्र करने देता? तुमने पहले ही सुन लिया है। उन्होंने मेरा रोल खत्म करने का फैसला कर लिया है। सूचना बहुत ज्यादा थी। लूजी को प्रतिक्रिया देने में बहुत देर लग गई। फिर उसे बहुत गुस्सा आया। वो बोली, ये बहुत अत्याचार है ना, ये बहुत गलत है। मैंने सिसकते हुए कहा, छोड़ो, उसने फिल्म में निवेश किया है, उसे एक्टर्स चुनने का अधिकार है। पर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम इतने सालों से उसके पति रहे हो, भले ही नकली हो। लूजी, जल्दी मत करो। लूजी भावुक हो गई। ये मौका कितनी मुश्किल से मिला था। वो तुम्हारी सारी मेहनत को एक वाक्य में कैसे नकार सकते हैं? उन्हें क्या अधिकार है? मैंने नजरें झुका लीं और धीरे से सिर हिलाया। वैसे भी उसने पहले मेरी मदद की थी। अगर लूरुआन के उन 50 लाख न होते तो चेन दादाजी आज तक न जी पाते। अनाथालय शायद जब्त हो चुका होता। ये बहुत बड़ा एहसान है, हमेशा रहेगा। लूरुआन ने सिर उठाकर मेरी उलझी हुई आंखों में देखा और व्याकुल होकर कहा, तुम बहुत दयालु हो, हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हो। अगर मौका गया तो गया, मैं तुम्हारे लिए और ढूंढूंगी। मुझे नहीं लगता वो हाथ की हथेली पर तारा चिपका सकते हैं। तुम्हारा अभिनय और प्रतिभा देखकर कोई न कोई तो तुम्हारी तारीफ जरूर करेगा। जैसे ही हम रेस्तरां से बाहर निकले, लूरुआन और जो यूं बाहर आ गए। ये खाना अभी परोसा भी नहीं गया था, पर लूरुआन की सारी भूख खत्म हो चुकी थी। वो जल्दी से नीचे उतरी। उसने ठीक मुझे जाते देखा। जो यूं ने उसकी उदास निगाहों को देखा और उसकी आंखों में जलन चमक उठी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, किसी को नहीं पता था कि लिन यांग को इतनी चुपके से एक गर्लफ्रेंड मिल गई। हालांकि वो बहुत खूबसूरत है, पर उससे काफी बड़ी लगती है। ही शायद उसे पता होगा कि तुम्हारे साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है, और उसने बिना किसी परेशानी के एक नया संरक्षक ढूंढ लिया है। सच में मैंने कभी सोचा नहीं था
बहुत सीधा दिखता है, पर चुपके से बहुत गंदा है। लू रुआन, चुप रहो। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक थी। जो यूं, कल से मेरी कंपनी में फूल मत भेजना। जो यूं हैरान रह गया। आखिरकार लिन यांग अब भी मेरे पति हैं। कंपनी में बहुत लोग ये जानते हैं। तुम्हारा हर दिन फूल भेजना कंपनी में काफी नेगेटिव अफवाहें फैला रहा है, लू रुआन ने कहा। जो यूं चिल्लाया। रुआन, तुम मेरे दिल के जज्बात से वाकिफ हो। तुमने इतने सालों मेरा इंतजार किया और लिन यांग को अपना विकल्प बनाया। अब जब मैं लौट आया हूं तो उसके साथ और उलझना बेकार है। वो सच में लू रुआन के मन को नहीं समझ पा रहा था। एक तरफ वो प्यार लाड़ दिखाती है, उसके द्वारा दी गई चीजों को बहुत सहेज कर रखती है। घर में एक गमला क्लेविया बड़े प्यार से रखती है, पर उसके लौटने के बाद वो उससे बहुत दूर हो गई है। लू, रुआन कुछ देर चुप रही। मैंने तुमसे उस समय कहा था, मुझे प्लेटोनिक प्यार से लगाव है। इन सालों में मैंने सोचा कि तुम और मैं उस तरह के प्यार में हैं। हो सकता है ये मेरी गलती और अबूझ बातें ही परेशानी पैदा कर रही हैं। मैं हमेशा तुम्हारी उस तस्वीर को जितना हो सके बुढ़ापे तक संजोने की सोचता रहा, इसलिए तुम्हारे दिए गिफ्ट्स को मैं बहुत महत्व देता हूँ। मुझे बहुत रोमांटिक लगता है। यहाँ तक कि जब मुझे पता चला कि तुम वापस देश आ रहे हो, तो मैंने बिना किसी वजह तुम्हारी तरफ दौड़ने की सोची। ये बातें कहती हुई उसने जोयू की उम्मीद भरी नजरों को देखते हुए रुक कर कहा, पर उस दिन एयरपोर्ट पर तुम्हें देखने के बाद मुझे पता चला कि मेरे दिल में तुम मेरे मानकों पर खरे नहीं उतरे। नहीं मुझ में कोई उम्मीद या उत्साह है। ऐसा क्यों है? ये सुनकर जोयू ने मुट्ठी भींच ली। उसकी आंखों में असमर्थता थी। लू रुआन ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे नहीं पता। आखिरकार मुझ में वैसा एहसास नहीं रहा जैसा पहले था। जोयू ने दांत पीसकर कहा, ये लिन यांग की वजह से है। लू रुआन थोड़ी देर चौंकी और उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसमें क्या बुराई है? न करियर है न परिवार। हालांकि वो हैंडसम है, पर मैं उससे भी हैंडसम हूं। मैं उससे किस बात में कम हूं? जोयू लगभग चिल्लाया। लू रुआन ने उसकी तरफ देखा। उसे कुछ अफसोस हुआ। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए रुआन। मुझे पता, मैंने उस समय गलती की थी। मुझे तुम पर ऐसे दबाव नहीं डालना चाहिए था। मुझे एक और मौका दो प्लीज। मैं तुम्हारा सम्मान करूंगा। जो तुम नहीं करना चाहते वो कभी तुम पर जबरदस्ती नहीं करूंगा। जो यू ने विनती की। लू रुआन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने करवट बदली और पार्किंग की ओर चल दी। लिन यानगांग, कमीना कहीं का। जो यू ने दांतों से तोड़कर कहा, मैं तुम्हारे साथ खत्म किए बिना नहीं रहूंगा। वापस आते ही मुझे वू चुंगियान का फोन आया। जी डायरेक्टर वू, मुझे पता है। कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ कुछ चीजें आपके बस में नहीं होती। मैं आपको दोष नहीं देता। ठीक है, फिर कभी आपसे सलाह लेने का मौका मिलेगा। दूसरी तरफ उसने फोन पर सच्चे दिल से मुझसे माफी मांगी। कहा कि वो मुझे काफी महत्व देते हैं। इस बार कोई अप्रतिरोधी कारण आ गया। सच में कोई रास्ता नहीं था सहयोग जारी रखने का। अगर कोई उपयुक्त रोल होगा तो मुझे जरूर ऑडिशन के लिए बुलाएंगे। हालांकि मैंने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि रोल फाइनल हो चुका है। फिर भी जब कंफर्मेशन मिला तो थोड़ी निराशा हुई। ये मौका सच में बहुत अच्छा था, पर किस्मत में नहीं था। अब कोई और रास्ता सोचना पड़ेगा। चेन दादाजी के लिए पैसे कमाने हैं। दोस्तों, ये है मशहूर एसएच सूप चेन कम्युनिटी। कम्युनिटी के दरवाजे पर जैसे ही पहुंचा, एक पीले बालों वाला लड़का मेरे पास आया। उसके पीछे पूरी टीम थी। लगता है लाइव प्रसारण कर रहा है। कहते हैं यहाँ एक विला की कीमत कम से कम 10 करोड़ से ज्यादा है। किंग बिल्डिंग के पहले घर 100 करोड़ से भी ज्यादा के हैं। दोस्तों, आज ये लाइव स्ट्रीमर आपको विला दिखाने ले जाएगा। स्क्रीन को देखकर अचानक मुझे याद आया कि इस शरीर का पिछला मालिक भी प्लेटफॉर्म पर एक कंटेंट क्रिएटर था। उसका अकाउंट नाम था सर्फिंग अगेंस्ट द वाइंड। उसकी प्रोफाइल एक इंडिपेंडेंट म्यूजिशियन थी। मैंने फोन निकालकर देखा, दर्जनों वीडियो हैं। सिर्फ 3 ओरिजिनल हैं, बाकी ज्यादातर गाने हैं। असली मालिक की पर्सनैलिटी मेरी तरह ही है, थोड़ी धीमी, इसलिए किसी ने भी अपना चेहरा नहीं दिखाया है। साथ ही केटीवी लेवल का गायन। वीडियो में लाइक्स कम हैं। पहली पोस्ट में सिर्फ 70-80 हज़ार लाइक्स आए थे। मुझे एक ओरिजिनल म्यूजिकल पीस रिकॉर्ड करके अपलोड करना चाहिए। अचानक मेरे दिमाग में यह ख्याल आया, मेरे पास जो टैलेंट है उससे ब्लाइंड डेट के माध्यम से पैसे कमाने का ऐसा मौका दोबारा मिलना बहुत मुश्किल है। एक्टिंग से इतना पैसा कमाना कि मैं अपनी सारी ज़रूरतें पूरी कर सकूं वास्तविक है। शायद म्यूजिक इन्फ्लुएंसर बनना पैसे कमाने का एक अच्छा तरीका है। साथ ही अपनी पिछली ज़िंदगी में मैंने म्यूजिक कंपनी में काम किया था और मैंने कॉलेज से म्यूजिक की पढ़ाई की थी, जिसमें कंपोजिशन, लिरिक्स और अरेंजमेंट आता था। मेरे दिमाग में पिछली ज़िंदगी की बहुत सारी रचनाओं की यादें हैं। अगर मैं उन्हें इस दुनिया में पेश कर पाया तो शायद मशहूर हो सकता हूँ। ये विचार बेल की तरह फैलते हुए मेरे दिमाग पर छा गया। घर पहुंचकर मैंने तुरंत कागज और पेंसिल निकाली और 10 मिनट के भीतर ही एक पूरा गाना तैयार हो गया। साथ ही कंप्यूटर पर सॉफ्टवेयर डालकर म्यूजिक अरेंज करना शुरू कर दिया। शाम के 5 बजने तक एक पूरा म्यूजिकल पीस बन चुका था।
प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग उपकरण न होने के कारण वीडियो का इफेक्ट ठीक नहीं था। पर फिलहाल यही हालात थे, इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकता था। मैंने कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन वेबसाइट पर जाकर पहले कॉपीराइट रजिस्टर करवाया, फिर एक टेक्स्ट लिखकर वीडियो प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर दिया। फिर हाथ पैर पसारे, घड़ी देखी तो शाम के 6 बज चुके थे। मैं खाना बनाने के लिए उठा, पर खाना बनाते ही दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। खाना बनाते ही मैंने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी। लू रुआन लौट आई थी। खाना खा लो, मेरी प्यारी आवाज़ आई। उसने सिर उठाकर मुझे देखा, मेरी मौजूदा हालत देख रही थी। मुझे सामान्य देखकर उसने सिर हिलाया और बेडरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद वो पजामा बदलकर बाहर आई। उसके बाल पहले सलीके से बंधे हुए थे, अब ढीले बिखरे हुए थे। खाने का सिलसिला हमेशा की तरह शांत रहा। खाना खाने के बाद मैं किचन में बर्तन धोने गया। जैसे ही कमरे में लौटने लगा, लू रुआन ने मुझे रोक लिया। लिन यानगांग, बात करते हैं। मैं थोड़ा चौंका, मन ही मन खुश हुआ। कहीं वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के बारे में बात तो नहीं करना चाहती। बहुत अच्छा। अगर मैं कहूं कि आज की बातों से लू रुआन के प्रति मेरे मन में कोई शिकवा नहीं है, तो ये मुमकिन नहीं है। आखिर वो रोल मेरे लिए बहुत अहम था। पर मैंने ये भी समझा, असली पैसे उसी के थे, उसे किसे रोल देना है और किसे नहीं, ये उसका मामला है। साथ ही जो यूं उसका असली बॉयफ्रेंड है, वो उससे बेहद प्यार करती है। मुझे हटाना समझ में आता है। साथ ही अगर उसके 50 लाख न होते चेन दादाजी की जान बचाने के लिए, तो आज शायद दादाजी जिंदा न होते। ये तो जीवन रक्षा का उपकार है। भले ही मुझे अफसोस और नाराजगी हो, पर लू रुआन की ठंडी प्रकृति कोई अपराध नहीं है। उसे दोष देने का मुझे क्या अधिकार है? मैडम लियू, मुझे पता है आप क्या कहना चाहती हैं, कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के बारे में। मैंने जल्दी से कहा, ठीक है, मैं मान गया। क्या आप कल सुबह थोड़ा समय निकाल सकती हैं? चलकर डिवोर्स ले लेते हैं। लू रुआन का चेहरा सुनकर उतर गया। वो मुझसे इस मामले के बारे में नहीं पूछ रही थी, नहीं उसने कॉन्ट्रैक्ट जल्दी खत्म करने के बारे में सोचा था। वो बस मुझे खाना खाते हुए थका देख रही थी और मेरी सेहत के बारे में पूछना चाहती थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि मैं खुद ही डिवोर्स का प्रस्ताव रख दूंगा। अचानक उसका चेहरा उतर गया। लिन यानगांग, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जब हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तो तय हुआ था कि सिर्फ सहयोग का रिश्ता है। वो शादी का सर्टिफिकेट सिर्फ एक औपचारिकता है। मैं नहीं चाहती तुम्हारे मन में कोई अनावश्यक विचार आए। क्या तुम समझते हो? इन सालों मैंने सुसान से कई बार ऐसे शब्द सुने हैं। जो यूं भी अक्सर मुझसे ऐसा कहती है, पर यह शब्द पहली बार लू रुआन के मुंह से निकले थे। उस पल मेरा दिल अचानक धक से रह गया। असल में मैंने जो कहा वो सिर्फ इसलिए कि मुझे लगा कि जो यूं से मेरी जलन देखकर वो नाराज हो गई होगी। उसने अनजाने में मेरे इस सोच को खत्म करना चाहा, कहीं कोई परेशानी न हो। मैडम लियू, आप निश्चिंत रहें। मुझे अपनी सीमाएं पता हैं और अपनी हैसियत भी पता है। मेरे मन में बिल्कुल कोई अनुचित विचार नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद मैं आपसे और मी जो से दूर रहूंगा। आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। मैडम इस बात पर निश्चिंत रह सकती हैं। ये सुनकर लुरुआन और भी नाराज हो गई। उसने जो चाहो करो कहकर स्टडी रूम में चली गई। मैंने नजरों से उसे जाते देखा। फिर जब मैंने नजरें हटाई तो उनमें खुद पर तरस आ रहा था। मैं सोच रहा था कि जल्दी से इस विला से बाहर निकलूं। आखिर खुद जाना और निकाला जाना दो अलग अलग बातें हैं। पर जब लुरुआन मुझे रोककर रखने पर तुली हुई है, तो ये आखिरी महीना सह लूंगा। उस दौरान कुछ अपमान तो सहने ही होंगे। आखिर मैंने उसकी जीवन रक्षा के 50 लाख लिए थे। अगले दिन सुबह मुझे लूजी का फोन आया। लिन यानगांग, बड़ा हादसा हो गया। उसका स्वर बेचैन था और मेरा दिल बैठ गया। लूजी, क्या हुआ? इंडस्ट्री में एक ब्लैकलिस्ट जारी कर दी गई है। क्या तुम पर प्रतिबंध लगा रहे हैं? मेरा चेहरा पीला पड़ गया। मैंने सबसे पहले लू रुआन के बारे में सोचा। लियू परिवार शंघाई का पुराना अमीर खानदान है। पारिवारिक संपत्ति लगभग 1 ट्रिलियन है और रिश्तों का नेटवर्क और भी बड़ा है। सिर्फ वे ही ऐसा कर सकते हैं। मैंने सोचा था कि वो सिर्फ मुझे प्रोजेक्ट से निकालेगी, पर उसने मामला इतना नहीं बढ़ाना चाहिए था। उसने मेरी रोजी रोटी तबाह कर दी। मेरी सांसें तेज हो गईं। गुस्से और निराशा से मेरा चेहरा लाल हो गया। मेरे अंगूठे मेरी मांस में धंस रहे थे। मेरा कलेजा फट रहा था। सुबह खाली पेट था। दिमाग चकरा गया। मैं अपनी सांस नहीं पकड़ पाया और जोर से जमीन पर गिर पड़ा। इससे मास्टर बेडरूम में सो रही लुरुआन की नींद खुल गई। उसका चेहरा बिगड़ गया और वो मुझे उठाने आई। मैंने उसका हाथ हटाया और मुश्किल से जमीन से उठा। तुम बहुत पीले पड़ गए हो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलती हूँ। वो अपना बैग लेने लगी। लुरुआन, मैं चिल्लाया। लुरुआन ने हैरानी से मुझे देखा। उस समय मेरी आंखों में गुस्सा और नफरत थी। लुरुआन ने कभी यह दृश्य नहीं देखा था। उसकी याद में मैं हमेशा नम्र और शिष्ट रहा था। इतने सालों में कभी उससे गुस्सा नहीं किया। हमेशा सम्मान से उसे मैडम कहा। कभी कभी मेरी आंखों में श्रद्धा और बदहवासी भी दिखती थी, पर आज मैंने सीधे उसका नाम लिया। गुस्से से भरी वो नजरें उसे बिल्कुल अजीब लग रही थीं। उसे यकीन नहीं था कि उसने वास्तव में मुझे इतना नाराज करने के लिए क्या किया। लू रुआन, आज से मैं तुम्हारा कुछ नहीं रहा। मेलिन यानगांग, तुम्हारा कुछ भी नहीं लगता। मेरी आंखें लाल थीं, आंसुओं से भीगी हुई थीं। मैं बेहद निराश और दर्द में था। शायद मेरे दिल में उसके लिए प्यार नहीं है, पर इतने सालों के साथ ने मुझे उसे दोस्त समझ लिया था। अब मुझे इस दुनिया की क्रूरता का एहसास हुआ। मैं उसे दोस्त समझता था, पर उसने मुझे तबाह करने में कोई गुरेज नहीं किया। मैं जा रहा हूं, ये कहकर मैंने जोर से दरवाजा बंद किया।
लू रुआन वहीं खड़ी रह गई, फिर भौं सिकोड़कर सोफे पर बैठ गई। वो नाराज नहीं थी, सोच रही थी कि आखिर हुआ क्या। उसने इतना ईमानदार लड़के का गुस्सा देखा था। इतने सालों में उसने मेरे मामलों पर ध्यान नहीं दिया था। उसे नहीं पता था मेरी कौन सी दोस्त है। सिवाय इसके कि मैं एक छोटा एक्टर हूं, उसे और कुछ नहीं पता। अगर वो जानना चाहती तो जांच कर सकती थी। आखिरकार वो मेरे कमरे में घुसी जब से मैं इस बेडरूम में शिफ्ट हुआ था। संदेह से बचने के लिए वो कभी अंदर नहीं आई थी। आखिरी बार उसने मुझे चुपके से वो पियानो बजाते देखा था जो वो जो यूं को देने वाली थी। बस दरवाजे पर खड़ी होकर थोड़ी डांट दी थी। कमरा बहुत साफ है, बिस्तर की चादर बहुत सलीके से तय की गई है, सब चीजें बहुत व्यवस्थित हैं। बहुत सारी चीजें नहीं हैं, थोड़ी साफ सफाई है। चारों तरफ एक सुगंधित आभा है। लूरुआन की नजर पहले उस पियानो पर पड़ी। जो यूं ने कहा था कि उसे ये पियानो बहुत पसंद है। उसी समय लूरुआन किसी प्रोजेक्ट में बहुत बिजी थी, वो इसे समय पर नहीं दे पाई। बाद में जो यूं ने पहल करके विदेश पढ़ने जाने का मन बनाया। लूरुआन ने अपने भीतर के अपराधबोध की भरपाई के लिए पियानो खरीदा। उसने सोचा था ये जो यूं को उसके वापस आने पर गिफ्ट करेगी, इसलिए वो इस पियानो को बहुत महत्व देती है। उस दिन वो शायद ही कभी ऑफिस से जल्दी लौटी थी और मुझे पियानो पर बैठकर बजाते देखकर बहुत गुस्सा हुई थी। ये पियानो उसके प्रायश्चित का साधन था। ये थी जो यूं के प्रति उसकी कमी। वो चाहती थी कि जो यूं इसी पियानो पर बैठकर दिल को छू लेने वाली धुनें बजाए और वो उन सुरों को सुनकर उल्लास महसूस करे। पर अब इस पियानो को दूसरे व्यक्ति ने बजा दिया था। इससे उसे लगा जैसे इसका अपमान हुआ हो। उस समय उसने मुझे अपने सख्त अंदाज में डांटा। मुझे याद है उस समय मैं कितना डरा हुआ था। लगातार उससे माफी मांगता रहा कि दोबारा नहीं बजाऊंगा। उसके बाद मैंने कभी इस पियानो को नहीं छुआ। ये पियानो मेरे लिए एक दुस्वप्न बन चुका था। पूरा कमरा साफ और चमचमाता था, सिवाय इस पियानो के जिस पर थोड़ी धूल जमी थी। उसकी डांट ने मुझे इस पियानो को बजाने से रोक दिया था। लूरुआन की आंखों में एक पल के लिए अफसोस था। उसे लगा वो बहुत सख्त हो गई थी। वो जानती थी कि मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है। कई बार उसने इस कमरे से मुझे गाने का अभ्यास करते सुना था। मुझे तो बस पसंद। अगर वो मुझे बजाने देती तो क्या बिगड़ जाता? इससे कुछ नहीं बिगड़ता। साथ ही जो यूं के प्रति उसकी कल्पनाएं और उत्साह एयरपोर्ट पर पहली बार एक दूसरे को देखने के बाद से धीरे धीरे खत्म हो गए थे। इसलिए अब तक उसने जो यूं को ये पियानो देने का प्रस्ताव नहीं रखा था। उसकी नजर घूमी और मेज पर एक पटकथा देखकर उसकी उत्सुकता बढ़ गई। वो जानना चाहती थी कि मैं अब कौन सी फिल्म बना रहा हूँ। उसने सोचा कि उसके पास भी एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी है। अगर हो सके तो शायद वो मुझे चुपके से कुछ रिसोर्स दे सकती है। उसने पटकथा खोली तो देखा अलारीन की रखेल ये सीरीज थी। उसे ये सीरीज काफी याद थी। ये उसकी अधीनस्थ फिल्म प्रोडक्शन कंपनी का प्रमुख प्रोजेक्ट था। कुछ दिन पहले जो यू ने उससे कहा था कि उसे इस सीरीज में काफी भरोसा है। वो मुख्य अभिनेता की भूमिका निभाना चाहता है। पर लू रुआन ने तुरंत सहमति नहीं दी, बल्कि प्रोजेक्ट मैनेजर और डायरेक्टर से बात करके सोचा जो यूं का अभिनय औसत है। उन अभिनेताओं से बेहतर है जो सिर्फ घूरते और उंगलियों पर गिनती करते हैं, पर बहुत ज्यादा नहीं। पर यह नकारा नहीं जा सकता कि वो हैंडसम है, मुख्य अभिनेता के रोल के लिए एकदम फिट है। साथ ही वो बहुत लोकप्रिय भी है। कई विचार विमर्श के बाद उन्होंने फैसला किया कि वो मुख्य अभिनेता की भूमिका निभाएगा। लू रुआन ने सोचा नहीं था कि मैं भी इस सीरीज से जुड़ा हूं। जॉन जुआन इस सीरीज का तीसरा मुख्य पुरुष किरदार है। लू रुआन ने मुझे लाल पेन से निशान लगाते हुए देखा तो वो बहुत हैरान हुई। उसे अचानक कल दोपहर की बात याद आ गई, क्योंकि लिन यांग उस समय बहुत उदास था। उसने और जो यू ने आखिरी बार मुझे टीम से बाहर करने के बारे में बात की थी। क्योंकि मैं पास में बैठा था, मैंने सब कुछ सुन लिया होगा। उसे लगा मैं इसलिए इस तरह निराश हो रहा हूं क्योंकि उसने जानबूझकर मेरा रोल खत्म किया था। उसका हाथ थोड़ा कांपा। उसे अभी मेरी उन्मत्त हालत याद आई और उसके दिल को हल्का दर्द हुआ। उसे इस बारे में कुछ नहीं पता था। उसे नहीं पता था कि मुझे जॉन वान का रोल मिल गया है। जो यू ने उसे आज सुबह फोन करके बताया था। गुस्से से कहा था कि एक युवा अभिनेता ने अपने रिश्तों का इस्तेमाल करके तीसरे मुख्य पुरुष किरदार का बड़ा रोल हड़प लिया है। इस युवा अभिनेता के पास न अभिनय कौशल है, न नामचीन, बिल्कुल सिफारिश पर दबा हुआ है। अगर वो इस सीरीज में होगा तो एकदम बर्बाद कर देगा। पर वो कोई ऐसी नहीं है जो सुनते ही किसी की बात मान ले। उसने प्रोजेक्ट विभाग से पूछा। पुष्टि करने के बाद उसने उनसे वो चुंगियां से संपर्क करने और उसे बदलने को कहा। पर उसने कभी सोचा नहीं था कि जिस सिफारिश पर दबे की बात जो यूं कर रहा था वो मैं ही हूं। लू रुआन का चेहरा धीरे धीरे काला पड़ गया। मेरा रिश्ता कहाँ है? खुद उसके अलावा मेरी मानी हुई पत्नी, मेरे और कहाँ रिश्ते हो सकते हैं? मैंने इन सालों में उससे कोई मांग नहीं की। यहाँ तक कि अगर मेरे पास रिश्ते होते तो भी अपनी पर्सनैलिटी के अनुसार मैं कभी किसी के रिश्ते से काम नहीं लेता। उसे एहसास हुआ कि जो यू ने उसे धोखा दिया है। लू रुआन के दिल में एक निराशा समा गई। उसने हमेशा जो यू से उम्मीद लगाई थी कि वो मनोरंजन उद्योग में अपना करियर बनाएगा और अपने परिवार को प्रभावित करेगा। अगर उसे फिर से प्यार हो जाता है तो शायद वो उसे एक और मौका देगी। पर अब एक काल्पनिक प्रेम प्रतिद्वंद्वी को दबाने के लिए उसने इतने गंदे हथकंडे अपनाकर मुझे निकाल दिया। ये बिल्कुल बेवकूफ़ी है। इससे उसे बहुत अपमानित महसूस हुआ।
अगर आज संयोग से मेरी स्क्रिप्ट न देख ली होती तो शायद वो अब भी इस बारे में कुछ नहीं जानती होती। तुरंत लुरुआन ने डायरेक्टर वू को फोन लगाया। डायरेक्टर वू, टेंशन मत लो। वू चुंगियान ने अचानक कहा। लुरुआन चौंकी। तुम क्या कह रहे हो? मुझे नहीं पता लिन, यानगांग से तुम कहाँ नाराज हो? उसे निकालना ठीक है। मुझे लगता है उसे ब्लैकलिस्ट करने की जरूरत नहीं है। वो एक अच्छा होनहार है। उसे बर्बाद करना अफसोस की बात है। लुरुआन की आवाज तीखी हो गई। उसने गंभीरता से पूछा, तुमने क्या कहा? लिन यांग को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। किसने ब्लैकलिस्ट करने का आदेश दिया? उसका व्यक्तित्व बहुत ठंडा है। वो शायद ही कभी अपनी भावनाओं को दिखाती है। यहां तक कि इस विश्वासघाती कारोबारी दुनिया में भी उसने शायद ही कभी अपना आपा खोया हो। पर इस समय उसने दुर्लभ अशिष्टता दिखाई और अपनी सीट से उठ खड़ी हुई। वू चुंगियान थोड़ा चौंक गया। उसने जल्दी से स्पष्टीकरण दिया, मुझे माफ करें प्रेसिडेंट लियू, हो सकता है मैं गलत हूं। आखिरकार असल में क्षमता और प्रेरणा रखने वाली एकमात्र आप ही हैं। लूरुआन समझ गई कि वो क्या कहना चाहता है। उद्योग में किसी को ब्लैकलिस्ट करना बहुत मुश्किल है। इसके लिए बहुत बड़ी पूंजी और रिश्ते चाहिए, और लू परिवार के पास बिल्कुल वही क्षमता है। साथ ही उसने कल मुझे टीम से निकाल दिया था, इसलिए वो चुंगियान ने ऐसा अनुमान लगाया। लूरुआन थोड़ी रुकी। उसकी आवाज थोड़ी ठंडी और सख्त थी। मैंने ऐसा नहीं किया, पर मैं इसकी जांच करूंगी। जांगन का रोल तय हो गया है, वू चुंगियान ने जवाब दिया। पहले ही तय हो गया है। आपकी कंपनी के डुओयू ने ले लिया है कॉन्ट्रैक्ट। कल दोपहर को साइन हो गया था। लुरुआन ने कमजोर स्वर में जवाब दिया। उसने फोन रख दिया। फोन हाथ में लिए बहुत देर तक खड़ी चुपचाप रही, फिर धीरे धीरे होश में आई। वो कंपनी चली गई। सेक्रेटरी सुसान ने देखा कि लुरुआन आज थोड़ी देर से आई है। उसने एक कप गर्म चाय बनाई और पूछते हुए दी, प्रेसिडेंट लियू, आज इतनी देर से क्यों आई? लुरुआन को कॉफी पसंद नहीं है। उसे सिर्फ चाय पीना पसंद है, खासकर हेनान का टेलोंग गोंगजिन। वो आमतौर पर बहुत अनुशासित और काम में डूबी रहती है। काम के घंटों के दौरान शायद ही कभी बाहर निकले। उसके लिए आज कंपनी इतनी देर से आना बहुत दुर्लभ है। लुरुआन ने आदेश दिया कि लॉ फर्म के झाओ झेंगली को बुलाओ। सुसान ने तुरंत सिर हिलाया। आधे घंटे के भीतर ही गोल्डन रिम वाले चश्मे वाला एक मिडिल एज्ड आदमी चापलूसी से मुस्कुराता हुआ अंदर आया। प्रेसिडेंट लियू, आपने मुझे बुलाया? लुरुआन ने उसे ऊपर से नीचे ताकते हुए ठंडे स्वर में पूछा। झोऊ, कंपनी ने इन सालों में तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार तो नहीं किया? झाओ झेंगली के माथे पर पसीना आ गया। उसने घबराकर कहा, प्रेसिडेंट लियू, आपका उपकार हमेशा याद है। क्या कोई समस्या है? लुरुआन ने पलके उठाकर ठंडी नजरों से देखा। जॉन वान के रोल वाले एक्टर की जांच तुमने खुद की थी? झाओ झेंगली अचानक चौंक गया। उसने झिझकते हुए कहा, जोऊ यू ने कहा था कि लुरुआन जांच नहीं करेगी। तुम्हें ऐसा करने का आदेश किसने दिया? लुरुआन का स्वर और भी ठंडा हो गया। झाओ का चेहरा बिगड़ गया। इस बार सच में जोऊ यू ने उसे अपने पेशे के कारण बर्बाद कर दिया था। उसके जोऊ यू के साथ कुछ दैनिक संपर्क थे, और वो ये भी जानता था कि जोऊ यू लुरुआन के करीब है। इसलिए जब जोऊ यू ने उसे ये एहसान पूरा करने को कहा तो उसने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। उसने कभी सोचा नहीं था कि लुरुआन जैसी बड़ी हस्ती इतने मामूली मसले पर उससे पूछताछ करेगी। प्रेसिडेंट लियू, ये मेरा काम नहीं है, ये तो मी जो ने मुझे बताया और कहा कि आपने ये कहा था। झाओ झेंगली ने जल्दी से सारा दोष जो यूं पर मर दिया। आज के सैलरी का पैसा लेकर फाइनेंस डिपार्टमेंट में चले जाओ। वो वाली चीजें खेलना बहुत पसंद था। इस गिफ्ट की असली कीमत कुछ भी नहीं है, पर इसके पीछे की भावना बहुत कीमती है। लुरुआन ने इसे हमेशा सहेज कर रखा था, अपनी मेज पर सबसे जगह पर रखा था। अनेक दिन रात इसके साथ बिताए, पर अब ये मॉडल देखकर उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। उसके दिल का वो दमकता हुआ दयालु धूप वाला आदमी अब एक छायादार खलनायक में बदल गया था, जो दूसरों को अपने छल कपट से दबाता है। ये उसे अस्वीकार्य था। इस भारी अंतर ने उसके दिल को भी थोड़ी देर के लिए ठप कर दिया। उसने फोन उठाया और जो यूं को फोन करना चाहा। दूसरी तरफ जो यूं की हैरानी भरी आवाज आई, तुम्हारे पास वक्त है? हाँ बिल्कुल। तुम मुझे ढूंढ रही हो? चाहे वक्त न हो, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा। क्या तुम कंपनी में हो? मैं अभी तुम्हें ढूंढता हूं। लुरुआन सुन्न सी हो गई। काफी देर बाद बोली, मेपल लीफ कैफे, वहां मिलते हैं। ठीक है। मैं अभी पहुंचा। दोपहर को मैं अपना सामान लेकर घर लौटा। एक फोकस राइट साउंड कार्ड और ऑडियो टेक्निका का एक कंडेंसर, माइक्रोफोन और एक गिटार। सब मिलाकर मुझे 10,000 से ज्यादा का नुकसान हुआ। इसने मेरी सारी बचत खत्म कर दी। कल की खराब रिकॉर्डिंग से मैं संतुष्ट नहीं था, इसलिए आज मैंने अपनी सारी बचत लगाकर नया उपकरण खरीद लिया। बेशक ये सेट बहुत अत्याधुनिक नहीं है, बस ठीक ठाक है, पर इसका आउटपुट निश्चित रूप से कल से कई स्तर बेहतर होगा। मुझे नहीं पता कल का वीडियो कैसा रहा। उपकरण रखने के बाद मैं बिस्तर पर बैठ गया और कौतूहल से प्लेटफॉर्म खोला। मेपल लीफ कैफे रुआन, ये पहली बार है तुमने खुद मुझे बाहर बुलाया है। जो यूं के हाथों में नीले गुलाबों का गुलदस्ता था, वो मीठी मुस्कान के साथ सपनों से निकले नीले राजकुमार की तरह लग रहा था। ये तुम्हारे फेवरेट नीले गुलाब हैं। तुम्हारे लिए
लू रुआन के चेहरे पर थोड़ी ठंडक थी। उसने हिचकिचाते हुए गुलाब ले लिए और उन्हें अपने पीछे सोफे पर रख दिया। तुम आ गए। शुक्रिया। मेरे बोलने का तरीका। रुआन, मुझे याद है तुम्हें चाय बहुत पसंद है और तुम्हारी पसंदीदा जगह चाय घर है। आज तुमने मुझे कॉफी शॉप में क्यों बुलाया? जो यूं उसके सामने बैठ गया और प्यार से पूछा, क्या तुम्हें हमारी पहली डेट याद है? लू रुआन ने पूछा। जो यूं चौंक गया। वो तो 4 या 5 साल पहले की बात है। मुझे कैसे याद होगा? लू रुआन ने उसे बगल से देखा। उस समय कैंपस के बाहर एक कॉफी शॉप थी। ये सुनकर जो यूं बहुत उत्तेजित हो गया। लू रुआन ने आज अचानक पहल की और प्यार से उसकी पहली डेट के दृश्य को यहाँ याद किया। क्या वो आखिरकार मान गई है और उसके साथ सुलह करना चाहती है? अंदर आइए। सर, मैडम, ये रही आपकी कॉफी। वेटर 2 कप कॉफी लेकर आया। ये मेरी फेवरेट अमेरिकनो है। रुआन, मैंने सोचा नहीं था तुम्हें आज भी मेरा टेस्ट याद है। कॉफी परोसी गई देखकर जोयूं सुखद आश्चर्य में पड़ गया। लू रुआन ने सिर झुकाकर धीरे धीरे कॉफी में आधा चम्मच चीनी डाली और चम्मच से धीरे धीरे चलाया। बस ये साधारण सी क्रिया एक पेंटिंग की तरह लग रही थी। वो बादलों में किसी परी जैसी लग रही थी जिसे पाना असंभव सा था। ये सोचकर कि उसने एक बार ऐसी औरत को पा लिया था। जो यूं के मन में घमंड था। ये कॉफी पीने के बाद मुझसे संपर्क मत करना, लुरुआन ने कहा। अचानक जो यूं चौंक कर बाहर हो गया। उसकी पुतलियां फैल गईं, मानो उसने कुछ अविश्वसनीय सुन लिया हो। क्यों? उस वक्त उसकी आवाज भर रही हुई थी। लुरुआन ने बेपरवाही से कहा, मुझे झूठ बोलने वाले लोग पसंद नहीं। मैंने तुमसे कब झूठ बोला? जो यूं की आवाज सूखी थी। लुरुआन ने उसकी आंखों में देखा। अपनी खूबसूरत आंखों में हल्की निराशा थी। वो अभी भी झूठ बोल रहा है। सोचो तुमने क्या किया। मैं चलती हूँ। लुरुआन हमेशा साफ सुथरे काम करती है। वो इस मामले पर अंतहीन बहस नहीं करना चाहती थी। कॉफी शॉप में कई ग्राहक थे। वो बंदर नहीं बनना चाहती थी सबके सामने। क्या ये लिन यांग की वजह से है? जो यूं खड़ा हो गया और लगभग दांत पीसकर बोला, हाँ मैंने किया, पर ये किसके लिए था? तुम जानती हो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम बिन 3 सालों में मुझे पसंद करती रही हो, पर मैं क्यों लौट आया? तुम्हारा व्यवहार क्यों बदल गया? वो लिन यानगांग सिर्फ एक पलता हुआ गंवार है। वो सिर्फ तुम्हारा विकल्प है। उसके बॉयफ्रेंड होने के नाते मैं नहीं चाहता तुम उसके इतने करीब रहो। मैं कहाँ गलत हूँ? मैं गलत नहीं हूँ। तुम्हारा व्यवहार ही हमेशा डगमगाता रहता है। मुझे आशा देकर फिर छीन लेते हो। ये बातें लंबे समय से मेरे दिल में थीं। जो यूं ने कॉफी शॉप में बहुत सारी हैरान नजरों की परवाह नहीं की। वो अपनी नाराजगी जताना चाहता था। रुआन, मैं अभी चाहता हूं तुम फैसला करो। मुझे चाहो या उसे, मैं अभी चाहता हूं तुम फैसला करो। तुम सच में सुधरने वाले नहीं हो? लू रुआन ने करवट बदलकर कहा। मैं सुधरने वाला नहीं हूं। मैं तुम्हें पसंद करता हूं। मैं तुम्हारा पीछा करता हूं। मुझसे कहाँ गलती हुई? वो लिन यांग ही है जो अपनी औकात नहीं समझता, जो हर समय मुसीबत खड़ी करता है। वो एक पलता हुआ इंसान है। क्या हक है उसका? भले ही तुम चाहो, पर क्या तुमने अपने परिवार, अपने माता पिता, अपने दादा दादी के बारे में सोचा है? जो यूं के लगातार सवालों के सामने लू रुआन ने उसकी पीठ कर ली और एक एक शब्द कहा, बस करो। जो यूं, मैंने तुम्हें सच में आशा दी थी, पर वो मेरी उस दयालु धूप वाले जो यूं से उम्मीद थी, एक तुच्छ द्वेषी जो यूं से नहीं। मैंने सोचा था तुम एक उद्यमशील भावना वाले आदमी हो, मनोरंजन उद्योग में अपनी दुनिया बनाओगे। उस तरह भले ही मेरा परिवार विरोध करे, तुम्हारे पास खड़ा होने की पूंजी होती। पर तुमने क्या किया? तुम्हारी नामवरी भले ही बड़ी हो, पर तुम्हें कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। बस आराम से एक ट्रैफिक स्टार बनना चाहते हो। न अभिनय सुधारो, न गाने का अभ्यास करो। अब तो तुम एक छोटे अभिनेता से जलने लगे हो और यहां तक कि उसे अभिनय पर प्रतिबंध लगा दिया। लू रुआन ने यहां तक कहा। उसका चेहरा और भी ठंडा होता गया। बताओ, तुम्हें क्या खूबियां हैं कि मैं तुम्हें पसंद करूं? साथ ही लिन यांग के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट का रिश्ता है। सीधे शब्दों में कहूं तो हम रूममेट हैं। हमारे बीच सब कुछ साफ और पारदर्शी है। तुम्हें किस बात की जलन है? इन सालों उसने ईमानदारी से मेरी देखभाल की है और कभी कुछ मांगा नहीं। तुम मेरा बॉयफ्रेंड बनना चाहते हो, पर न सिर्फ एहसान फरामोश हो, बल्कि किसी का करियर बर्बाद करना चाहते हो। तुम इतने बुरे कैसे हो सकते हो? जो यूं का चेहरा उदास था। लू रुआन जाने को हुई तो जो यूं आखिरकार घबरा गया। रुआन, मैंने उस समय गलती की थी। मुझे तुम्हें खोने का डर था, इसलिए मैंने ये उपाय किए। तुम अपनी क्षमता से कैसे सोच सकते हो? जो यूं ने मुंह खोला। क्या कहे समझ में नहीं आया। लू रुआन ने ठंडी मुस्कान बिखेरी। क्या ये लू चेन है? जो यूं चौंक गया। लू चेन लू रुआन का छोटा भाई है। दोनों के बीच बहुत करीबी रिश्ता है। जब लू रुआन ने लिन यांग से शादी की थी तो लू चेन ने एक बार मुझे पीटा भी था, पर बाद में लू रुआन ने उससे सख्ती से कहा था। लू रुआन को पता नहीं था कि लू चेन ने इन सालों चुपके से मुझ पर कई तरह के रोड़े अटकाए हैं,
जिससे मेरे काम में काफी दिक्कत हुई और मुझे काफी शर्मिंदगी भी उठानी पड़ी। अब मेरे पीछे मत लगो। लुरुआन ने ठंडे स्वर में कहा। वो दृढ़ लग रही थी। रुआन, तुम भूल गई। तुमने मुझसे वादा किया था कि मुझे 3 मौके दोगे। जो यूं अचानक चिल्लाया। इससे लुरुआन को अचानक वो साल याद आ गया जब उसके आखिरी साल में उसने पहाड़ी सड़क पर मोटरसाइकिल से दुर्घटना कर दी थी। उस समय वो बिल्कुल अकेली थी, बेबस, और उसका फोन टूट चुका था। तब जोऊ यूं आधी रात को लोगों को लेकर उसे बचाने आया था। उस समय उसने दिल से उसका शुक्रिया माना था और वादा किया था कि आगे चाहे जोऊ यूं कोई भी गलती करे, वो उसे 3 मौके देगी। अब जोऊ यूं प्यार से विनती कर रहा था। रुआन, मैं कसम खाता हूं मैं बदल जाऊंगा। मैं सच में तुमसे प्यार करता हूं। मुझे एक और मौका दो, बस एक। लू रुआन उसकी तरफ देखने को मुड़ी। काफी देर बाद उसने हल्का सिर हिलाया। मैं अपना वादा निभाऊंगी। 3 मौके, एक कम नहीं। पर तुम 2 का इस्तेमाल कर चुके हो। 3 साल पहले बिना कहे जाना पहली बार था, आज दूसरी बार है। जोऊ यूं उल्लसित था, पर लू रुआन थक चुकी थी। मेरा काम है, पहले तुम जाओ। उसे उस रात पहाड़ों पर अकेले बेबसी की निराशा याद आ रही थी। जोऊ ही था जिसने उसे आशा की एक किरण दी और उसकी जान बचाई। और वो अभी भी उसका एहसान पूरा नहीं चुका पाई है। पर उसकी कोमलता और दयालुता, इतने सालों उसके लिए सब कुछ करना, जिंदगी की बारीकियां उसे समय रहते कदम उठाने से रोकती हैं। लू रुआन कार्यालय लौट आई और पाया कि सुसान काम पर दोपहर का भोजन कर रही थी, संगीत सुन रही थी। रुआन, तुम वापस आ गई। क्या जो यूं के साथ डेट पर नहीं गई थी इतनी जल्दी? सुसान ने धुंधले स्वर में पूछा। बस एक कप कॉफी पी। लू रुआन सीधे कार्यालय की ओर चली गई। अचानक वो मुड़ी। वो गाना क्या था जो तुम सुन रही थी? सुसान उत्तेजित हो गई। ये किसी प्लेटफॉर्म पर है जिसका नाम है सर्फिंग अगेंस्ट द वाइंड। उसने एक नया गाना बनाया है, नॉट हैंग अप। बहुत मजेदार है, सुसान ने उत्तेजित होकर कहा। उसने कल लॉन्च किया और आज तक लगभग 1 लाख लाइक्स हो चुके हैं। बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं कि अच्छा है, पर आवाज की गुणवत्ता खराब है। लू रुआन ने प्लेटफॉर्म खोला और यूट्यूबर का चैनल देखा। कैप्शन में लिखा था, मैं 3 जन्मों का उपयोग करके तुम्हारी चरम भीषण चीख का प्रायश्चित करने को तैयार हूँ। कैप्शन बहुत साधारण है, पर लोगों में क्लिक करने की इच्छा जगाता है। वीडियो के मूल ध्वनि को रिकॉर्ड करते हुए लिखा, सन्नाटा हमेशा के लिए। इस गाने को एक तरह का पुरातन और भक्तिपूर्ण स्वाद देता है। हवा रेत उड़ाती है, फूल जमा हो रहे हैं। प्यार की कहानी पानी में चांद की तरह शाश्वत है। ऐसी पंक्तियां जो ब्रोकेट की तरह चकाचौंध करती हैं। लू रुआन को भी संगीत सुनना पसंद है। इस गाने के रचनात्मक अरेंजमेंट, शब्दों और संगीत के बारे में उसकी कोई खास राय नहीं है, पर धुन बहुत ही कैची है, समझने में आसान है। बस कुछ बार सुनने के बाद आप इसे गुनगुना सकते हैं। ये एक गाने के वायरल होने की मूल शर्त है। सिर्फ 2 बार सुनने के बाद लू रुआन को पता चल गया था कि ये गाना जरूर वायरल होगा। रू, क्या इस क्रिएटर की आवाज तुम्हें परिचित नहीं लगती? साथ ही इस वीडियो में फर्श की टाइलें भी तुम्हारे घर के बराबर हैं, सुसान ने कहा। लू रुआन ने ध्यान से देखा। वास्तव में बिल्कुल समान था। वो हैरान थी और उसकी आवाज को पहचान लिया था। उसे यकीन हो गया कि ये सर्फिंग अगेंस्ट द वाइंड का यूट्यूबर मैं ही थी। लू रुआन इस समय सच में मुझसे हैरान थी। वो जानती थी कि मुझे संगीत पसंद है, मैंने बार में गाया भी है, पर वो नहीं जानती थी कि मुझ में संगीत का इतना टैलेंट है। उसने अभी अभी इस गाने के बोल देखे थे। लग रहा था कि बोल, संगीत और अरेंजमेंट सब मैंने खुद किए हैं। कार्यालय लौटकर लुरुआन ने शायद ही कभी अपना ध्यान काम में लगाया हो, बल्कि उसने कमेंट खोलकर पढ़े। कितना सुनने में मजा आता है। मुझे लगता है मैं उसकी आवाज से प्यार कर बैठी। बहुत मीठी और मादक। और उसने खुद को दिखाया तक नहीं। ये गाना उन अंधे लोगों को संदेश देता है कि उन लोगों को निराश न करें जो आपके साथ अच्छा करते हैं। कुछ प्यार एक बार खोने के बाद वापस नहीं आते हैं। लू रुआन कमेंट पढ़कर थोड़ी सोच में पड़ गई। उसने सोचा, जो लोग तुम्हारे साथ अच्छा करते हैं उन्हें निराश नहीं करना चाहिए। उसने जो यूं के बारे में सोचा, पर फिर मेरी छाया उसके दिमाग में आ गई। असल में सच कहूं तो जिस साल वो जो यूं के साथ थी, उसके कई सुंदर अनुभव नहीं थे, सिवाय उस बार जब जो यूं लोगों को लेकर उसकी जान बचाने आया था। ज्यादातर डेट्स सिर्फ मूवी देखना, खाना खाना और कॉफी पीना था। और अब ये यादें भी काफी पहले धुंधली पड़ चुकी थीं। उस समय वो धीरे धीरे कंपनी में प्रबंधकीय पदों पर आ रही थी, बहुत बिजी थी। जो यूं भी अपने करियर में व्यस्त था, एक दूसरे को कम देखते थे। इसके विपरीत इन 3 सालों में जो समय मेरे साथ बिताया, हालांकि मैंने कोई रोमांटिक काम नहीं किया, न उसे सड़क पर घुमाया, न बाहर खाना खिलाया, न कोई मूवी दिखाई। वो प्रेमी जो काम कर सकते हैं, लू रुआन ने हमेशा उनसे परहेज किया। पर जिंदगी की छोटी छोटी बातों में उसके लिए सब कुछ साफ सुथरा और बारीकी से व्यवस्थित किया, चुपचाप चीजों को पोषित किया। ये ऐसी चुपचाप देखभाल है जो लोगों के दिलों में अमिट छाप छोड़ सकती है। सोचते सोचते लू रुआन को थोड़ी हास्यास्पद लगी। उसके और मेरे बीच तो बस एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिश्ता था, जिसमें दोनों के बीच स्टेटस का बड़ा अंतर था, कभी संभव ही नहीं था। वो अचानक उसके बारे में कैसे सोचने लगी। उसने चुपचाप इस छाया को अपने मन से निकाल दिया, फोन बंद करके काम पर लग गई।
पर कुछ ही देर में वो फिर से फोन चालू किए बिना नहीं रह सकी। उसने फिर से वो वीडियो खोला, उसे लाइक किया और चैनल फॉलो कर लिया। हैरानी की बात यह थी कि एक बड़े इन्फ्लुएंसर के रीपोस्ट के कारण वीडियो को 10 लाख से ज्यादा लाइक्स और 20 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स मिल चुके थे। मैंने शुक्रिया अदा किया और उसे फॉलो किया। रातों रात मिले हजारों फॉलोअर्स को देखकर मैंने सोचा ये एक मौका है, मुझे जल्दी से एक नया गाना लॉन्च करना चाहिए। रात के 8 बज चुके थे। आखिरकार मेरा नया काम आ गया। गुणवत्ता पहले से बेहतर थी, पर मैं जल्दी में नहीं था। मैं इसे तब तक पोस्ट नहीं करूंगा जब तक ऑनलाइन हलचल थोड़ी शांत न हो जाए। अपनी अकड़ी हुई तनाव मुक्त करके मैं दलिया बनाने किचन की तरफ बढ़ा। लू रुआन के कार्यालय में, लू ग्रुप में। वो सिर में दर्द के साथ रिपोर्ट देख रही थी। लू ग्रुप मुख्य रूप से फूड एंड बेवरेज में है। ड्रिंक्स के सेल सीजन में ग्रुप के कई स्टार उत्पादों की बिक्री पिछले साल की तुलना में काफी कम हो गई थी। डिप्टी डायरेक्टर झेंग सांसान ने लाचारी से कहा, डायरेक्टर लू, इस साल प्रतिस्पर्धी ग्रुप बहुत आक्रामक हैं। वो मशहूर हस्तियों को ब्रांड एम्बेसडर बना रहे हैं, विज्ञापन में भारी निवेश कर रहे हैं, तरह तरह के अंतहीन ऑफर कर रहे हैं। हमें जल्दी से पकड़ना होगा, नहीं तो बाजार काफी हद तक नष्ट हो जाएगा। लू रुआ ने थोड़ा सोचा। उसके मन में पहले से ही एक प्लान था। जब उसने झेंग सांसान के साथ बात की तो झेंग सांसान ने सिर हिलाया। मैं अभी करती हूँ। तुरंत सुसान अंदर आई। प्रेसिडेंट, लिन यांग ने आपके लिए दलिया भेजा है, लॉबी में इंतजार कर रहा है। लू रुआन चौंकी। मैं पूरे दिन व्यस्त था, लगभग भूल गया था। सोचा शायद ब्लैकलिस्ट होने की वजह से मुझे माफी मांगने आएगा, पर उसने उम्मीद नहीं की थी कि वो दलिया भेजता रहेगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लू रुआन की नजरों में एक जटिलता थी। उसे ऊपर बुलाओ। सुसान हैरान रह गई, पर उसने लू रुआन की बात मानकर मुझे ऊपर बुला लिया। वो भी काफी हैरान थी। इतने सालों में दलिया भेजने के बाद लू रुआन ने कभी मुझे ऑफिस में नहीं बुलाया था। लू रुआन सीधे मुद्दे पर आई। जो यूं और कंपनी के मार्केटिंग विभाग के मैनेजर ने मुझे जॉन वान के रोल के बारे में धोखा दिया। उन्होंने तुम्हारा नाम नहीं लिया, कहा कि एक यंग एक्टर है बिना स्किल्स के जिसने सिफारिश से रोल लिया। ब्लैकलिस्ट मैंने नहीं करवाई थी, ये जो यूं और लुचेन ने करवाया था। मैं तुम्हें इसका स्पष्टीकरण दूंगी। जॉन वान का रोल शायद ही बदला जा सकता है। मैं आगे किसी और नाटक में तुम्हारे लिए एक बड़ा रोल दिलवा दूंगी। ब्लैकलिस्ट ऑर्डर भी हटा दिया गया है। अब पता चला कि मैंने खुद ही उसके साथ अन्याय किया था। मैं बहुत दोषी महसूस कर रहा था। इसकी कोई जरूरत नहीं है मैडम, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। ब्लैकलिस्ट ऑर्डर हट जाना ही काफी है। मेरी एजेंट मेरे लिए दूसरे रोल ढूंढ लेगी। फिर भी तुम्हारी मेहरबानी का शुक्रिया। लू रुआन थोड़ी चौंकी। पहले तुम हमेशा छोटे रोल के लिए तरसते थे। पता है, इस तरह का मौका जो तुम्हें सीधे प्राइम टाइम टीवी सीरीज में लीड रोल दे सकता है। हो सकता है तुम ऐसा मौका ना चाहते हो। मैंने सिर झुकाकर कहा, बेशक मैं एक बड़ा और लचीला रोल चाहता हूँ, पर इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें भरपाई करने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे एहसान लेकर दोषी महसूस करता हूँ। अचानक लू रुआन की आंखें चमक उठी। वो मेरी तरफ नई नजर से देखने लगी। वो दिल से प्रभावित हुई। मैं सोचने लगी कि सच में इतने दयालु लोग होते हैं। मैंने हल्की सिसकी ली। तुम गरम गरम पी लो, अगर कोई और काम नहीं है तो मैं चलता हूँ। लू रुआन ने धीरे से मुझे आवाज लगाई। आज मैं भी वापस जाने का मन बना रही थी। चलो साथ चलते हैं। हालांकि वो इस समय कंपनी में सोती थी, पर आज उसने घर जाने का मन बना लिया। मैं भी कार में बैठ गया। मैंने धीमी आवाज में याद दिलाया, अगर पेट में दर्द हो तो रोज समय पर दलिया पीना चाहिए। लू रुआन ने छोटे छोटे निवाले दलिया लिए। मेरे कंधे में झांकते हुए उसे अपने दिल में एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। उससे पहली बार मिलना याद आया, जब मैं बाहर के नियन लाइट्स के नीचे गिटार बजा रहा था। मानो अभी की बात हो। 3 साल बीत गए। लू रुआन ने अचानक पूछा, कोई इच्छा है? मेरा चेहरा थोड़ी देर के लिए रुक गया। रियर व्यू मिरर से उसकी आंखों को देखा। उसकी आंखें साफ थीं। उसकी ईमानदारी देखकर मैं अनायास ही सिसक पड़ा। मैं चाहता हूं कि होप चाइल्ड केयर सेंटर को बहुत मदद मिले। लू रुआन ने एक नंबर मिलाया। कल सुबह के बजट से स्टेशनरी खरीदो। साथ ही हर उम्र के बच्चों के लिए कपड़े और खिलौने खरीदो। साथ ही 10 लाख तैयार करो और होप चाइल्ड केयर सेंटर के अकाउंट में जमा कर दो। अगली सुबह असिस्टेंट सुसान ने आकर लू रुआन से कहा, प्रेसिडेंट लियू, आपने जो सब मंगाया था वो आ गया। इतना सामान खरीदा है। क्या आप आज अनाथालय जाकर बच्चों से मिलने वाले हैं? वो पिछले कुछ सालों से ऐसी चीजों की आदी थी। लू रुआन ने दर्जनों स्कूल दान किए हैं और वो अक्सर अनाथालयों और वृद्धाश्रमों में चैरिटी के लिए जाती है। सुसान ने कई बार उसका साथ दिया था। क्या सुबह कोई जरूरी काम है? लू रुआन अपने काम में व्यस्त थी। उसने बिना सिर उठाए पूछा। सुसान ने रजिस्टर देखकर कहा, 10 बजे प्रोडक्ट रिसर्च मीटिंग है, दोपहर में शिफ्ट कर दो। ठीक है। लू रुआन ने अपना काम जल्दी खत्म किया। 9:30 बजे के बाद वो सुसान को लेकर होप चाइल्ड केयर सेंटर गई। ये जगह इतनी दूर क्यों है? गाड़ी बाहरी इलाके तक आ गई। शहर से बाहर निकलती ही एक सुनसान जगह पर उसने एक नई 3 मंजिला इमारत देखी। सामने 100 वर्ग मीटर से कम का एक छोटा सा आंगन बना हुआ था। लोहे का गेट बंद था और ऊपर एक तख्ती लटकी थी, होप चाइल्ड वेलफेयर होम। सुसान ने बताया, मैंने पता किया है। ये वेलफेयर होम एक बुजुर्ग दंपत्ति ने बनाया है। ये अर्ध निजी प्रकृति का है।
सरकार से बहुत कम सहायता मिलती है। ये जमीन भी उसी बुजुर्ग दंपति के घर की है। 3 साल पहले यहाँ भीषण आग लगी थी। उस समय पूरा होम जल गया था और मैनेजर गंभीर रूप से घायल हो गया था। अब भी अस्पताल में इलाज करा रहा है। 3 साल पहले लुरवान की मैंने सोचा। उसने बार के मालिक से सुना था कि मुझे बहुत पैसों की कमी थी। मैं दिन में 3 काम करता था, पर उस समय उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। आजकल बहुत से लोग रोज पैसे कमाने के लिए संघर्ष करते हैं, पर 3 साल पहले अनाथालय की आग के संदर्भ में बातें वैसी नहीं लग रही थीं जैसी उसने सोची थी। जाकर दरवाजा खटखटाओ, सुसान ने सिर हिलाया, आगे बढ़ी और लोहे के गेट पर दस्तक दी। थोड़ी ही देर में दरवाजा थोड़ा सा खुला। 11-12 साल का एक बच्चा झांका, गंदे चेहरे वाला। डरते हुए पूछा, दीदी, किससे मिलना है? तुम्हारी जाओ दादी से मिलना है। क्या वो हैं? सुसान ने मुस्कुराते हुए पूछा। जाओ दादी को बुलाता हूँ। बच्चे ने नाक साफ की और नंगे पैर दौड़ गया। कुछ ही मिनटों में वो बच्चा एक सफेद बाल, झुर्रियों भरे चेहरे वाली बूढ़ी औरत को लेकर आया, पीछे पीछे। कई बच्चे जिज्ञासु नजरों से देख रहे थे। नमस्ते, क्या आप जू डायरेक्टर हैं? हम लू ग्रुप के लोग हैं। ये हमारी प्रेसिडेंट श्रीमती लू रुआन है। सुसान ने आगे बढ़कर हाथ मिलाया। हम कुछ सामान दान करने आए हैं। आशा है परेशानी नहीं हुई। सामान दान करने की बात सुनकर जाओ दादी बहुत उत्साहित हो गईं। उन्होंने जल्दी से सबको अंदर बुलाया। सुसान ने जल्दी से स्टाफ को स्कूल का सामान, कपड़े और खिलौने लेकर आने का निर्देश दिया। जाओ दादी ने आप सबके लिए चाय बनाई है। लू मैनेजर, सु असिस्टेंट, घर में कोई शान नहीं है, धीरे धीरे लो। सुश्री सुसान ने मुस्कुराते हुए कहा। जाओ दादी की बहुत मेहरबानी है। मैंने सुना है ये वेलफेयर होम आप और आपके पति ने बनाया है। इतने सारे बच्चों की देखभाल करना मुश्किल होता होगा। हाँ, थोड़ा मुश्किल है। जाओ दादी के चेहरे पर एक दयालु मुस्कान थी। इन बच्चों के न माँ है न बाप। सबसे मुश्किल तब होता है जब उन्हें इस माँ बाप की याद आती है, तो दिमाग खराब हो जाता है। लूरुआन ने चाय का प्याला लिया और कमरे में घूमी। कमरा तस्वीरों और ट्रॉफियों से भरा था। दीवारों पर पुरस्कार प्रमाण पत्र लगे थे। लूरुआन हैरान रह गई। उसने देखा कि आधे से ज्यादा पुरस्कार प्रमाण पत्र मेरे थे। जाओ डायरेक्टर, लिन यानगांग बहुत अच्छे हैं। इतने सारे पुरस्कार प्रमाण पत्र? लूरुआन ने अवाक होकर पूछा। लूरुआन और सुसान ने एक दूसरे की तरफ देखा। सुसान ने उत्सुकता से पूछा, 3 साल पहले आखिर हुआ क्या था? जाओ दादी ने गहरी सांस ली। शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। उस आग ने पूरा अनाथालय जला दिया। मेरे बूढ़े ने अपनी जान की परवाह किए बिना बच्चों को एक एक करके बचाया, पर उसके शरीर पर बहुत ज्यादा जल गया। ये सुनकर लिन यांग ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। दिन में 3 काम करने लगा ताकि अपने दादा की सर्जरी के लिए पैसे जुटा सके। जाओ दादी की आंखों से आंसू बह निकले। इस बच्चे को बचपन से ही अभिनय का शौक था। हमसे अक्सर कहता था कि बड़ा होकर बड़ा स्टार बनेगा, अपने दादा को ठीक करेगा। उसने अपने सपनों को कुर्बान कर दिया। लूरुआन बहुत भावुक थी इस समय। उसने सोचा नहीं था कि मैं प्रसिद्ध एकेडमी ऑफ ड्रामा का विद्यार्थी था। मैंने अपने दादा को ठीक करने के लिए स्कूल छोड़ दिया। कितनी बड़ी कर्तव्यनिष्ठा और दृढ़ता है। जाओ दादी फिर से मुस्कुराई। बाद में वो एक संरक्षक से मिला जिसने उसे 50 लाख दिए ताकि वो होम को फिर से बना सके और अपने दादा के इलाज का खर्च उठा सके। इन सालों में वो हर महीने नियमित रूप से पैसे भेजता है। अब बच्चे ठीक हैं। सब उसके चुपचाप योगदान की वजह से है। जाओ दादी की बातों ने लूरुआन और सुसान के दिलों में बहुत हलचल मचा दी। वो चुपचाप सोचने लगे कि इतना अच्छा इंसान होते हुए भी उसने उन्हें कभी अपना अतीत और योगदान नहीं दिखाया। जाओ दादी की बातों ने लू रुआन और सुसान के दिलों मैं बहुत हलचल मचा दी। रुआन, जिस संरक्षक की बात हो रही है वो और कोई नहीं, तुम हो। सुसान की आंखें फैल गईं। मैं वो इंसान था जो उसका पिल्ला समझता था, पर हकीकत में उसने अनाथालय बनाने और चेन दादा को ठीक करने के लिए इतनी मेहनत की। लू रुआन अवाक सी लग रही थी। वो 3 सालों से मेरे साथ थी। उसने हमेशा लिविंग रूम के ड्रॉवर में खर्च के लिए पैसे रखे थे। उस पैसे का ज्यादातर हिस्सा दवा खरीदने में लगता था। मेरा मासिक खर्च 2-3 हजार से ज्यादा नहीं होता था। उसने शायद ही कभी बचे हुए पैसे अपने पास रखे होंगे। उसे लगता था कि मेरे पास 50 लाख जमा है। वो अक्सर काम करने के बारे में सोचती रहती थी। अब समझ में आया कि मेरे पास हमेशा पैसों की कमी थी। सब अनाथालय और चेन दादा के इलाज में चला गया। आप ही लिनियांग के संरक्षक हैं। जाओ दादी ने सुसान की बातों में भेद पकड़ लिया। उसने जोश से लू रुआन का हाथ पकड़ लिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप न होते तो नहीं पता इन बच्चों का क्या होता। मेरा बूढ़ा आज जिंदा न होता। लू रुआन ने जल्दी से उसे ढांढस बंधाया। जाओ डायरेक्टर, शुरू में मैंने उसकी प्रतिभा देखकर मदद की थी। इन सालों उसने सच में बहुत मेहनत की है। जाओ दादी ने कहा। अब लिन यांग को थोड़ी खुशी मिली है। बहुत दुख सहने के बाद उसके माता पिता ने उसे छोड़ दिया था। साथ ही गोद लेने वाले माता पिता ने भी उसे दुख दिया, पर अब वो अच्छे लोगों से मिल गया है। जाओ दादी को थोड़ी राहत मिली। मुझे भी उसकी परिस्थिति की जानकारी है। उसने बहुत अच्छा काम किया है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फैसला किया है कि अनाथालय को 10 लाख का दान दिया जाए।
आगे कोई परेशानी हो तो कभी भी मेरी सेक्रेटरी से संपर्क कर सकते हैं, लू रुआन ने कहा। सुसान ने उसे अपना बिजनेस कार्ड दे दिया। जाओ दादी बहुत भावुक हो गई। उन्होंने मना करना चाहा। ऐसा कैसे हो सकता है, आपने पहले ही बहुत मदद कर दी है। लू रुआन ने जाओ दादी का हाथ पकड़ लिया। उसका स्वर बहुत नरम था। ये मेरी तरफ से अच्छा संकेत है। बच्चों के रहने की स्थिति में सुधार होना चाहिए। मना करने की जरूरत नहीं है। जाओ दादी बहुत प्रसन्न और भावुक थीं। दोपहर का भोजन करने के बाद लू रुआन और सुसान ने खाना खत्म किया और कार से चले गए। सुसान बोली, मैंने सच में उम्मीद नहीं की थी कि लिन यांग इतना ईमानदार होगा। मैंने उसे गलत समझा। सोचा वो एक लालची इंसान है। सुसान की आत्म आलोचना सुनकर लू रुआन के विचार रुक गए। मेरी गर्म मुस्कान उसके दिमाग में आई और उसके दिल में उसी तरह का दर्द उठा। उसे कैंसर है। एक साधारण वाक्य, पर आसमान से बिजली गिरने जैसा था। सुसान ने तेजी से ब्रेक लगाया। उसे क्या हुआ था? फेफड़ों का कैंसर आखिरी स्टेज में है। शायद उसे 1 महीने की भी जिंदगी बाकी नहीं है। लू रुआन ने हल्की सांस ली। दोनों चुप हो गए। कार आगे बढ़ती रही। बस उनका दुख हवा में बिखरता रहा। आज सुबह सुबह मैंने उत्सुकता से प्लेटफॉर्म खोला। 5 लाख लाइक्स। मैं स्तब्ध रह गया। मैंने सोचा नहीं था कि ये वीडियो इतना वायरल हो जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि फॉलोअर्स अचानक रातों रात 3 लाख बढ़ गए। 5 लाख से ज्यादा हो गए। मैंने जल्दी से कमेंट सेक्शन देखा। मियाओ मियाओ द्वारा सुझाया गया। सच में सुनने में मजा आता है। हे भगवान, मैं पूरे दिन इसी को रिपीट कर रहा हूँ। चार्ट के उन पॉप सॉन्ग से कहीं बेहतर है। भाई यान, जल्दी से एक नया गाना लाओ। ये पुराना गाना सुनते सुनते बोर हो गया हूँ। मैंने बड़े इन्फ्लुएंसर्स के नाम देखे, उनके अकाउंट खोले और देखा कि वो सब मुझे फ्री में सुझा रहे थे। बहुत बड़ी बात थी, इसलिए मैंने जल्दी से उन सबको मैसेज किए। आगे मैंने पूरा दिन घर पर बिताकर नए गाने बनाने पर ध्यान लगाया। इस दौरान लूजी का फोन आया। उसने कहा हालांकि जनमत के जोर पर ब्लैकलिस्ट ऑर्डर हट गया था, पर कई कंपनियों और डायरेक्टर्स के मन में अब भी संदेह था। वो मुझे आसानी से लेने का साहस नहीं जुटा पा रहे थे। अगर कल होता तो शायद मैं घबरा जाता, पर अब मेरा मन शांत है। नए गाने का रिजल्ट बहुत अच्छा है। अगर मैं ऐसे ही करता रहा तो अगला गाना भी बेकार नहीं होगा। और शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म पर काम की गुणवत्ता ही सबसे जरूरी चीज है। पर्सनल फेवर कोई मायने नहीं रखता। मेरे से थोड़ा सोशल फोबिया वाले व्यक्ति के लिए ये तो आदर्श काम है। लिखना, संगीत रचना, अरेंजमेंट और रिकॉर्डिंग, सब एक साथ। शाम के 6 बजे तक मैंने 2 नए गाने पूरे कर लिए और बड़े आराम से हाथ पैर पसारे। तभी दरवाजा खुला और कदमों की आवाज आई। लूरुआन दरवाजे पर खड़ी थी। उसने एक लंबा फ्लोरल प्रिंट ड्रेस पहन रखा था। बहुत एलिगेंट, देखते ही बनती थी। लूरुआन पूरे दिन बेचैन रही, जैसे उसे किसी बेचैनी का एहसास हो रहा हो। काम खत्म करके वो घबराकर घर लौटी। बस मुझे देखने की उत्सुकता थी। घर में दाखिल होते ही उसका मन शांत हो गया, जैसे मैं ही उस शांति का स्रोत था। वो मेरे कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। उसने रिकॉर्डिंग के नए उपकरण देखे। उसकी कंपनी मनोरंजन उद्योग से जुड़ी थी। वो इन उपकरणों के उद्देश्य को अच्छी तरह समझती थी। मेज पर बिखरे हुए ड्राफ्ट शब्दों और संगीत से भरे थे। जमीन पर एक गिटार भी फेंका हुआ था। मैडम, आप लौट आई। मुझे माफ करो, मैं अभी कमरा साफ करता। मैं थोड़ा घबरा गया, क्योंकि मुझे पता था उसे साफ सफाई का थोड़ा शौक है। मैं रोज अपने कमरे को साफ रखने की कोशिश करता हूँ, पर आज की थकान के कारण थोड़ी ढिलाई हो गई। उसे बेतहाशा साफ करते देख लू रुआन की नजर जटिल थी। उसने एक शब्द नहीं कहा। मैडम, खाना खा लो, मैं खाना बनाने जा रहा हूँ। कमरा साफ करके मैं किचन की तरफ जाने लगा। उसने एक वाक्य कहा, लिन यांग, तुम्हें मेरे साथ इतनी औपचारिकता करने की जरूरत नहीं। उसकी बातों ने मुझे चौंका दिया। मुझे लगा कोई रिश्ता टूट गया है। मैंने हमेशा सोचा था कि उसके प्रति मेरा सम्मान सबसे सामान्य था। आज मैं होप अनाथालय गई थी। उसकी बातों ने मुझे लड़खड़ा दिया। मैंने सोचा सिर्फ सामान दान करेगी। उसने खुद जाने के बारे में नहीं सोचा था। तुमने मुझे जो 50 लाख दिए थे, वो तुमने अनाथालय बनाने और अपने दादा की बीमारी के इलाज के लिए इस्तेमाल किए। उसने मेरी तरफ देखा। मैंने सच कहा, वो आपातकाल था। उस पैसे ने अनाथालय बचाया और मेरे दादा की भी जान बचाई। मैं बहुत एहसानमंद हूँ मैडम। सच में बहुत बहुत शुक्रिया। चाहे कुछ भी हो, मैं हमेशा पूरी कोशिश करूंगा। लू रुआन की नजरों में कुछ जटिलता थी। तो इतने सालों में तुमने मेरी इतनी बारीकी से देखभाल की, सिर्फ एक एहसान चुकाने के लिए? मैं चुप रहा। यही मेरे दिल की असली सोच थी। शायद लू रुआन को अनाथालय में मेरे अतीत के बारे में पता चल गया था, इसलिए उसे मेरे प्रति सहानुभूति और दया हुई। पर इससे मुझे बहुत बोझिल महसूस हुआ। यद्यपि हमारी पहचान अलग है, फिर भी मैं आशा करता था कि हम दोस्त बन सकेंगे। पर हकीकत ठंडे पानी की तरह लगी, जिससे मुझे साफ एहसास हुआ कि उसके दिल में मैं सिर्फ एक बच्चा हूँ। मेरे दिल में आत्मग्लानि पैदा हो गई। मुझे दूर किए जाने के सपने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उम्मीद करता था कि मैं सफेद पोशाक वाले प्रेसिडेंट की दोस्त बन जाऊंगा, एक निचले स्तर का किरदार। मैं उसकी क्या मदद कर सकता हूँ? किचन से खाने की महक आ रही थी। लू रुआन स्टडी रूम में बैठकर कंप्यूटर स्क्रीन देख रही थी। उसका मूड बेचैन था। उस दिन जब 3 साल पहले जो यूं गया था,
तब उसे इतनी चोट लगी थी। आज उसने मुझे शांत होते देखा। मेरे एक वाक्य से उसका मूड डगमगा गया। फोन बजा। सुसान का मैसेज था कि सिटी के एक क्रिएटर का नया काम आया है। बहुत बढ़िया है। अनायासी लूरवान प्लेटफॉर्म पर मेरा नया वीडियो ढूंढने लगी। पोस्टिंग उसके लौटने से महज 10 मिनट पहले की थी। कैप्शन में लिखा था, मैं भगवान से विनती करता हूँ। मैं जन्मों की भीख नहीं मांगता, बस ये चाहता हूँ कि इस जन्म का रिश्ता फिर से मिल सके। कुछ ऐसा ही अंदाज पिछले गाने ड्रीम कैचर जैसा था। लू रुआन ने अपनी भौएं हिलाईं। उत्साहित होकर उसने प्ले बटन दबाया। गाना धीरे धीरे शुरू हुआ। अरेंजमेंट धीरे धीरे आगे बढ़ा। हवा में एक हल्की उदासी और उलझन थी। प्रस्तावना के बाद मेरी आवाज तरंग की तरह आई। जब चांदनी मेरे चेहरे पर पड़ती है, मुझे लगता है कि मैं बदलने वाला हूँ। उस तरह की दिल को चीर देने वाली भावना नोटों के जरिए फैलती है, मानो किसी जादुई सूप ने उसकी असीमित शक्ति को नरम कर दिया हो। धुन मन को लुभाने वाली थी। भावनाएं तीव्र और सीधे दिल पर प्रहार करने वाली थीं। लू रुआन का चेहरा एकाग्र हो गया। उसे लगा कि इस बार उसने जो गाना प्रस्तुत किया, उसका आकर्षण पहले से कहीं अधिक है। मैं कोरस के हिस्से में प्रवेश करने लगा। आवाज और भी तूफानी हो गई, मानो उदासी की एक अंतहीन धारा स्टडी रूम के कोने में तैर रही हो। क्या हम फिर से मिल पाएंगे? मैंने हजारों साल से बुद्ध के सामने कड़वी प्रार्थना की है। बोल अनगिनत और प्रभावशाली थे। लू रुआन को ऐसा लगा जैसे उसने एक आदमी को बुद्ध के सामने उत्साह से प्रार्थना करते देखा। वो पत्थर की मूर्ति की तरह अड़ी हुई घुटने टिके था। समय बेरहमी से बीत रहा था। मौसम बदल रहे थे, पर समय उसकी दृढ़ता को नहीं हिला सकता था। बस उसके दिल में एक उम्मीद के लिए उसने अपने गहरे स्नेह को अपनी आवाज के जरिए इस तरह व्यक्त किया, सीधे लोगों के दिलों को छू लिया। तब लू रुआन को पता चला कि मेरे गाने की क्षमता बेहद कमाल की थी। वो एक सच्चा गायक ही था, जो लोगों को धुन में भावनाओं को महसूस करने में मदद कर सकता है, सिर्फ चिल्लाने वाली आवाजों की तलाश नहीं करता। लू रुआन ने हल्की सिसकी ली। क्या हम फिर से मिल पाएंगे? मैंने हजारों सालों से आसमान से कड़वी प्रार्थना की है। जब बोल गूंजे, मैं तुम्हारे चेहरे को एक बार और चूम लूं, तो लुआन की आंखें लाल हो गईं। क्या किसी का समर्पण इतना हो सकता है? अपने प्यार करने वाले के लिए वो आसमान से हजारों साल भीख मांगेगा, चाहे बेघरों का पुल पार करना पड़े। बस अपने प्यार के चेहरे को एक बार और चूमना चाहता है। इस तरह का एहसास सच्चा और दिल को छूने वाला होता है, जैसे कोई प्लेटोनिक प्यार की तलाश में हो। इस गाने ने उसके दिल में हलचल पैदा कर दी, उसे हिला दिया। सिर घुमाकर लू रुआन ने मुझे दीवार के उस पार किचन में व्यस्त देखा। ये उसके भीतर की भावनाओं का प्रतिनिधित्व था। क्या इसका मतलब ये हुआ कि वो भी उम्मीद करती है? एक अविस्मरणीय प्यार? उसे नहीं पता था। लू रुआन ने करवट बदलकर मेरा नया गाना बार बार सुना। इस बार प्रोडक्शन का इफेक्ट पिछली बार से बेहतर था। लगता था मैंने वो उपकरण बेकार नहीं खरीदे थे। उसने होंठ बिचकाए और कमेंट सेक्शन खोला। जे का नया गाना बेहद अच्छा है। हे भगवान, इस गाने ने मुझे निराश नहीं किया। ये तो बस मेरे कानों को जन्नत दे रहा है। इस बार यांग मेटाफिजिक्स को अगले स्तर पर ले जाएगा। बुद्ध से प्रार्थना करना और साथ ही उल्टा लटकना। गरीबों का प्यार मेटाफिजिक्स पर निर्भर करता है, अमीरों का सुपर पावर पर। यह मजेदार कमेंट देखकर वो हंसने से रह नहीं सकती थी। इन पलों ने उसे लूजी की याद दिला दी। हाँ, क्या ये आदमी कोई विशिष्ट गरीब नहीं है? क्या वो सच में मेटाफिजिक्स का उपयोग करके प्यार की उम्मीद कर रहा है? मैडम, खाना तैयार है। मैंने उसके विचारों को बाधित किया। लू रुआन ने तुरंत अपनी भावनाओं को दबाया, अपना अंतर वापस पाया और कमरे से बाहर निकली। खाने के दौरान मैंने धीमी आवाज में पूछा, मैडम, क्या आप कल लौटोगी? क्या हुआ? मुझे कल पूरे दिन के लिए बाहर जाना पड़ सकता है। मैं रात को भी वापस नहीं आऊंगा। लू रुआन ने सिर हिलाया। कल नहीं लौटूंगी? वो थोड़ा लालची स्वर में खाना खाती रही। ऐसा पहले भी होता रहा है, जब भी जरूरत होती है पूछ लेता हूँ। पर आज उसे लग रहा है कि मैं क्यों पूछ रहा हूँ। खाने के बाद मैंने जल्दी से बर्तन धोए, फिर अपने कमरे में आकर प्लेटफॉर्म खोला और देखा कि लाइक्स 1 लाख से ज्यादा थे। मैं खुशी से चीखने ही वाला था। मुश्किल से अपनी भावनाओं को काबू में किया और कमरे में कई चक्कर लगाए। अंत में शांत हुआ। इस बीच राजधानी के प्लेटफॉर्म बिल्डिंग में म्यूजिक डिपार्टमेंट के कॉन्फ्रेंस रूम में बवाल मच गया। असंतुष्ट मंत्री चेन हेनमिन ने एक रिपोर्ट मेज पर पटक दी। हमारी चोरी कैसे हुई? इस महीने का परफॉर्मेंस ये चीजों से पूरी तरह बर्बाद हो गया और 15 अंक गिर गया है। कंपनी पैसे क्यों खिला रही है? डिप्टी मिनिस्टर झो युन ने कड़वी मुस्कान के साथ स्वीकार किया। और म्यूजिक को अच्छा प्रदर्शन मिला। हाल ही में बहुत सारे नए लोग आए हैं जिन्होंने मार्केट में हमारी स्थिति को विस्थापित कर दिया है, जबकि हमें कोई प्रगति नहीं मिली। चैंग हेनमिन की मेज पर चोटें बहुत दर्दनाक थीं। मुझे बहाने चाहिए, अब बहाने मत लगाओ। जल्दी से एक समाधान सोचो। सभी मुझे कल की सुबह की बैठक में 3 सुझाव देंगे। बैठक खत्म। उस समय असिस्टेंट लू टिंगजुआन उत्तेजित होकर भागती हुई आई। मिनिस्टर, एक ओरिजिनल सिंगर है जो शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया है। सच में? सब हैरान रह गए और हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसका ऑनलाइन नाम है ए सर्फिंग अगेंस्ट द वाइंड। उसने हाल ही में 2 गाने बनाए हैं जो वायरल हो गए हैं, लू टिंगजुआन ने जोश से कहा। ये एक लेखक और गायक थे।
वो 5 साल पहले हमारे प्लेटफॉर्म पर थे, पर ज्यादातर कवर वर्जन ही करते थे। हाल ही में फिर से लौटे हैं। सभी ने अधीरता से अपने फोन निकाल लिए और कॉन्फ्रेंस रूम क्षण भर में लॉनली वॉरियर टीटन बुद्धा की धुनों से गूंज उठा। अच्छा है, डेली म्यूजिक के नवागंतुकों से कहीं बेहतर। आवाज की गुणवत्ता बहुत अच्छी नहीं है। लगता है घर पर रिकॉर्ड किया है। उपकरण की स्थिति शायद ठीक नहीं है, पर इसने किसी की उत्तेजना को कम नहीं किया। क्या ये वो उच्च गुणवत्ता वाला ओरिजिनल गायक नहीं है जिसकी हम सख्त तलाश कर रहे थे? एक लालटेन के नीचे अंधेरा। उन्हें पता नहीं था कि यह प्रतिभा उनके सामने थी। हानियो अपनी उत्तेजना नहीं छुपा सका। वीडियो पोस्ट किए 3 घंटे से भी कम समय हुआ था और पहले ही 1 लाख से अधिक लाइक्स हो चुके थे। ये निश्चित रूप से वायरल हो जाएगा। प्लेटफॉर्म संगीतकारों को एस, ए, बी, सी स्तरों में भी विभाजित करता है। अधिकांश नवागंतुक स्तर सी में होते हैं, केवल कुछ ही स्तर बी में होते हैं और स्तर एस सुपरस्टारों के लिए आरक्षित है। वर्तमान में केवल 3 हैं। थोड़ा सोचने के बाद चेन जियान मिन ने निर्णय लिया, उसे उसे ए लेवल दो। इस प्रस्ताव ने सबके बीच चर्चा पैदा कर दी। उसकी बहुत प्रतिभा है, चैंग मिन ने समझाया। मैंने उसके पिछले कार्यों की समीक्षा की, यहां तक कि आयरन मैन के कार्यों की भी। उसके गाने की क्षमता औसत है, पर पिछले 2 गानों ने न केवल रचना में सुधार किया है, बल्कि उसके गाने की क्षमता में भी काफी सुधार हुआ है। 3 साल के अंतराल के बाद उसने जरूर अपनी क्षमता सुधारने के लिए बहुत मेहनत की होगी। चेन जियान मिन ने आत्मविश्वास से कहा। इस संगीतकार में एटीट्यूड है, वो जरूर शानदार काम करता रहेगा। अगर हम उसे ए लेवल देंगे तो वो कंपनी को इतना रिटर्न देगा जितना अनुबंध से ज्यादा है। ठीक है, मैं उससे संपर्क करूंगा। हुआन यूं की बात खत्म करते ही उसने मुझसे मिलने के लिए खुद मेरे शहर आने का फैसला किया। अगली सुबह जैसे ही मैं बाहर निकलने की तैयारी कर रहा था, एक अनजान नंबर से फोन आया। दूसरी तरफ एक मीठी औरत की आवाज आई। क्या आप मिस्टर लिन यानगांग हैं? हाँ। कौन बोल रहा है? मैंने हैरानी से पूछा। यह आवाज बिल्कुल अपरिचित थी। मैं बहुत कम लोगों को जानता हूँ। ये शख्स मुझसे क्या चाहता है? मैं हान यूं हूँ, एक संगीत प्लेटफॉर्म की डिप्टी मिनिस्टर। क्या आप अभी भी शंघाई में हैं? हान यू के परिचय देने के बाद मुझे याद आया कि मैंने हाल ही में प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो पोस्ट किया था जिसके लाइक्स पहले ही 3 लाख से अधिक हो चुके थे और तेजी से बढ़ रहे थे। लगता है ये मंत्री इसी बारे में बात करना चाहती है। तो आप मंत्री हान हैं? नमस्ते, मैं शंघाई में हूँ। जाहिर है कि फोन के दूसरी तरफ के इंसान को मेरी जानकारी के बारे में कुछ नहीं पता था। ये कोई हैरानी की बात नहीं है। मैंने रियल नाम से रजिस्टर करते हुए ये जानकारी भरी थी। ये बहुत अच्छी बात है। मिस्टर लिन, हमें लगता है आप में बहुत प्रतिभा है। आप मुझसे मिल सकते हैं क्या? हान यू की आवाज में उत्तेजना थी। मैंने माथा सिकोड़ा। मुझे आज कुछ जरूरी काम है, पर वो मुझे बार बार परेशान करती रही। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी, ठीक है? आखिरकार वो दूर से आई थी। मुझे मना करना अजीब लगता था, इसलिए हमने एक कॉफी शॉप में मिलने का प्लान बनाया। 20 मिनट में ही हान यू आ गई। उसने कसा हुआ काला ड्रेस पहन रखा था। 30 के आसपास लग रही थी, काफी एलिगेंट थी। मी लिन। उसने मेरी हैंडसम शक्ल देखकर हैरानी से मुझे देखा। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम इतने हैंडसम होगे। मैं मुस्कुराया और दूसरों को मंत्री हान के यहाँ आमंत्रित किया। मुझे बाद में कुछ जरूरी काम है, चलो सीधे बात करते हैं। हान यूं खुशी से उछल पड़ी। मन ही मन खुश हुई। न सिर्फ प्रतिभाशाली है, बल्कि दिखने में भी कमाल है। उसके लिए तो स्वर्ग का वरदान है। वो 3 अनुबंध लेकर आई थी, लेवल बी से लेवल एस तक। इस समय उसने बिना किसी हिचकिचाहट के लेवल एस का अनुबंध निकाला। मेरे जैसी प्रतिभा के साथ यही मेल खाता है। मिस्टर लिन, शायद आप मेरे उद्देश्य को पहले से ही जानते होंगे। हान यूं हल्के से मुस्कुराई। कूल म्यूजिक सिर्फ एक संगीत मंच नहीं, बल्कि पास एक कंपनी भी है। हमने आपके लिए एक अनुबंध तैयार किया है। ये टॉप एस लेवल का अनुबंध है, जो इंडस्ट्री में सबसे ऊंचा टायर है। आमतौर पर सिर्फ फर्स्ट लाइन स्टार ही साइन कर सकते हैं। मैंने नहीं सोचा था कि वो इतने दिल खोलकर ये अनुबंध सीधे मुझ नौसिखिए को दे देंगे। उनकी ईमानदारी देखकर लग रहा था। इस अनुबंध की हस्ताक्षर फीस 10 मिलियन है। म्यूजिक प्लेटफॉर्म का फिक्स्ड शेयर 50,000 है। वैरायटी शो और एंडोर्समेंट का शेयर 30/70 है। हमारे तीनों पक्ष मिलकर अनुबंध 3 साल का है। किंग बनने के बाद शेयर मिल सकते हैं। हान यू ने अपनी पसंद की शर्तों का वर्णन किया। मैंने अनुबंध को ध्यान से पढ़ा और बहुत प्रभावित हुआ, खासकर 10 मिलियन की हस्ताक्षर फीस जिसकी मुझे सख्त जरूरत थी। फिर भी मैंने दुख के साथ अनुबंध वापस कर दिया, क्योंकि मुझे इससे भी जरूरी काम था। अनुबंध छोड़ने के बाद सबसे पहले मुझे लूजी को फोन करना है। आज सुबह तुम नहीं उठे या क्या? तुम सुबह सुबह मुझे कूल म्यूजिक के बारे में बता रहे हो, लेवल एस के अनुबंध की बात कर रहे हो, 10 मिलियन की हस्ताक्षर फीस। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मैंने अपनी कनपटी मलते हुए कहा। फोन पर लूजी के सवाल सुनकर मुझे स्पष्टीकरण देना पड़ा कि मैं अभी भी उसी कॉफी शॉप में था। मैं तुमसे इस तरह मजाक करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? लूजी ने कहा कि तुरंत रुकना, वो अभी आ रही है। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले जल्दबाजी मत करना। अगर कोई चाल है तो तुम बर्बाद हो जाओगे। बात खत्म होते ही उसने फोन रख दिया।
थोड़ी देर में लूजी घबराकर एक चश्मे वाले मिडिल एज्ड आदमी के साथ आ पहुंची। मैंने लूजी का परिचय कराया। ये संगीत प्लेटफॉर्म की उपमंत्री हुआन यू है। मंत्री हान, ये मेरी एजेंट और स्टूडियो की मालकिन है। लूजी ने ई गैर करने के बाद अपने लाए हुए आदमी की ओर इशारा किया। ये टैन जूनगी हैं, एक वकील दोस्त जो अनुबंध को देखने में मदद करेंगे। अनुबंध को बार बार ध्यान से देखने के बाद टैंग जूनगी ने सिर हिलाया। अनुबंध में कोई समस्या नहीं है। ये देखकर लूजी के चेहरे पर राहत की मुस्कान आई और उसने वान यू से कहा, लिन यांग की सराहना करने के लिए संगीत मंच का शुक्रिया। आगे चलकर हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। मुझे सच में खुशी है कि वो इस गड्ढे से निकल गया। सुरक्षा के लिहाज से लूजी ने अनुबंध की नई प्रति छपवाने पर जोर दिया, जिसमें काम के घेरे को शंघाई और उसके आसपास तय करने के लिए विशेष व्यक्तिगत प्रतिबद्धताएं जोड़ी गईं। लिन यांग, मैंने चेन दादा का डायग्नोसिस भी पेश किया। मेरी मुट्ठी के नीचे कुछ कार्ड हैं। मैंने तुम छोटे को कम करके समझा। हान यू और तान जुनगी को विदा करने के बाद लूजी ने विशेष रूप से मंच पर अपलोड किया गया मेरा नया गाना भी सुना और मेरे से बहुत प्रभावित हुई। ये गाना सच में बहुत अच्छा है। मैंने घड़ी देखी। जाने से पहले उसने मुझे याद दिलाना नहीं भूला कि उसे डिनर पर आमंत्रित करना न भूलूं। दोपहर में मैंने एक बस ली और शंघाई से सटे प्रांत के सार्वजनिक कब्रिस्तान में गया। मेरे हाथों में बेबीज ब्रेथ का गुलदस्ता था और बियर का पैकेट भी। अपने गंतव्य पर पहुंचकर मैं सावधानी से कब्रिस्तान में दाखिल हुआ और एक पुरानी कब्र के पास गया। पत्थर पर तुम्हारी दमकती मुस्कान है, जैसे तुम मुझे देख रही हो। मैंने बेबीज ब्रेथ धीरे से रखी, तस्वीर पर हाथ फेरा। मेरे चेहरे पर प्यार भरी मुस्कान थी। यादें मेरे दिल में उमड़ रही थीं। कियान कियान, मैं फिर से तुमसे मिलने आया हूँ। आज मैं तुम्हारी पसंदीदा बेबीज ब्रेथ और स्नैक्स लाया हूँ। छोटी पेटू, तुम हाल ही में वजन बढ़ा रही थी, है ना? तुम्हारी कोमल आवाज मेरे मन में गूंजती है। मुझे पता है तुम अकेलेपन से बहुत डरती हो। मैं आज पूरा दिन तुम्हारे साथ बिताऊंगा, मैं खुद से कहता हूँ और बियर की एक कैन खोलता हूँ। नहीं, तुम ठीक हो। मैं बियर पीता हूँ और तुम स्नैक्स खाते हो। ये कहते हुए मैंने सिर उठाकर पी लिया। मैं हाल ही में स्वर्ग में काफी ठीक हूँ, चिंता मत करो। ये कहते हुए मैंने गिटार निकाला, तारों को धीरे से छेड़ा। जब चांदनी पड़ती है तो मैं बदल जाता हूँ। गाना गूंजता है पर आंसू मेरे चेहरे को भिगो देते हैं। मैं गला बंद होने के कारण जारी नहीं रख पाता। शराब पीना सीखो। मैं धीरे से बुदबुदाया, अगर मैं आकाश से हजारों साल मांगूं तो शायद तुम्हें फिर से देख सकूं।